जय हिंद सभी को। आज हम फिर से आए हैं हिंदी मीडियम को लेकर। पोल साइंस क्लास 11th फर्स्ट बुक ऑल चैप्टर, जो 10 का 10 चैप्टर है। जैसे हम प्रीवियस बुक वीडियो में देखे थे, सेम इसी चीज तरीके से हम हिंदी मीडियम में देखेंगे। उसमें थोड़ा हम जो चैप्टर को एक्सप्लेन किए हैं, इसमें थोड़ा सा कम दिखेगा। ठीक है, इसमें हम आप देख ही रहे होइएगा, माइंड मैप के थ्रू हम देखेंगे। ठीक है, उसको भी पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। और साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मुझे लग रहा है कि ये चीजें आने वाली है, जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, थोड़ी बहुत अगर आपको लगे, देखिएगा कैसा लग रहा है आपको। ठीक है, आता ही है जनरली, है ना। आइए पहले हम समझेंगे कि सर संविधान क्यों और कैसे। ठीक है, तो पहले चीज समझूंगा कि मैं संविधान सर होता क्या है ना। संविधान होता क्या है, तो संविधान डायरेक्ट समझिएगा। इसको देखो, ये एक छोटा सा देखो, एक एक चीज देखो। किसी भी राष्ट्र के शासन, किसी भी राष्ट्र के शासन एवं कानूनों को परिचित करने वाला जो सर्वोच्च कानून का दस्तावेज होता है, उसी को हम संविधान बोलते हैं। राष्ट्र का शासन जो कानून व्यवस्था है, ठीक है, उसकी जो परिचय देने वाला जो सर्वोच्च जो दस्तावेज है, उसी को हम बात क्या बोल रहे हैं, संविधान। समाज में कुछ मूल दिशा निर्देश को स्थापित करता है, मतलब रूल रेगुलेशंस बात करते हैं, क्या करता है वो लाता है, उसको हम संविधान कहते हैं। संविधान में तीन मुख्य रूप से जो राज्य को चलाने के लिए बनाई जाती है, जिसको हम अंग बोलते हैं, सरकार के अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, हम इसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो पहला चीज हम समझेंगे सर, संविधान ये होता है जिसमें राष्ट्र की शासन व्यवस्था है, उसको कानून की जो परिचय है, उसका जो सर्वोच्च जो दस्तावेज है, उसका कानूनी दस्तावेज है, वो हमारा संविधान है। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि सर संविधान की जरूरत क्यों है, क्या जरूरत पड़ जा रही है। ठीक है, तो संविधान क्यों और कैसे, तो पहला हम समझेंगे कि सर क्यों। तो संविधान का एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आपके 4 हमारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं एनसीईआरटी में कि हमारे संविधान की जरूरत क्यों है। तो पहला चीज समझेंगे सर, संविधान जो है वो हमें तालमेल बनाता है। ठीक है, तालमेल क्या करता है, बढ़ाता है, और साथ ही साथ भरोसा दिलाता है कि हाँ ये समाज आपके लिए अच्छा है ना, ये समाज आपके लिए क्या है, अच्छा है। तो समाज में तालमेल बनाना, अब कैसा समाज में कैसे लोग हैं, तो अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, बोलचाल के अलग लोग हैं, है ना। तो ये क्या है, हमारे पास लोग रहते हैं, अलग अलग बात करते हैं, कास्ट के लोग हैं, जाति व्यवस्थाएं अलग हैं सबके, सबका बिलीफ सिस्टम अलग है ना, सभी अलग अलग धर्म को मानते हैं, है ना, सबकी पहनावा अलग है, सब कास्ट सेम है लेकिन सांस्कृतिक अलग हो जाती है फिर कि नहीं नहीं हम ये नहीं, हम ये मानते हैं। तो सबके बीच में जो हमारा डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है, विभिन्नता में एकता को खोज दिलवाने के लिए जो काम कर रहा है, क्या कर रहा है, संविधान कर रहा है। ठीक है, तो हमें बुनियादी एक ऐसा नियम बना के देता है, ऐसा प्रदान करता है जिससे तालमेल बनी रहे। ठीक है, दूसरा निर्णय लेने की शक्ति देता है, किसको शक्ति देता है, सरकार को। किसको देता है, सरकार को। सरकार को ऐसा नियम बना के देता है जिससे वो क्या कर सके, वो सरकार समाज अच्छा हो सके। यह निर्धारित करता है कि निर्णय लेने वाला शक्ति किसके पास होगी, सरकार के पास होगी। तो सरकार बनेगा कैसे, उसको भी संविधान में लिखा हुआ है। सरकार की शक्तियों को, अब आवश्यक ऐसा थोड़ी है कि सर संविधान में जो लिखा हुआ है सरकार पे ही ज्यादा शक्ति दे रही है, नहीं सर, हमारी भी शक्तियों को क्या किया गया है, सुरक्षित किया गया है। तो इसमें देखेंगे कि सर सरकार की शक्तियों पर भी क्या करने जाता है, सीमाएं लगाता है। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट, पॉइंट नंबर सेकेंड, निर्णय लेने की शक्ति, पॉइंट नंबर थर्ड, सरकार की शक्तियों के बात के सीमाएं लगाता है। जैसे हमारी मौलिक अधिकार, हमारी मौलिक अधिकार को वो चेंज नहीं कर सकता है। मौलिक अधिकार को अगर चेंज करेगा तो उसको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, उसको सरकार को, जैसे राज्यसभा बात करते हैं, लोकसभा की, दोनों बहुमत लानी पड़ेगी, और वो चीजें प्रेसिडेंट जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएंगे, वो उसमें सिग्नेचर करेंगे, है ना। फिर उसके बाद जाकर उसमें चर्चा भी, अगर कोई अगर आकर आके केस कर दे रहा है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में केस कर दे रहा है, तो उसमें देखा जाएगा कि क्या ये सही है या गलत है ना। सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि हाँ सही है कि नहीं गलत है, क्योंकि मौलिक अधिकार की जो गारंटी है वो खुद संविधान लेता है, और संविधान का देख रेख कौन करता है, तो न्यायपालिका करती है। तो सरकार की शक्तियों का जो सीमाएं लगाने का काम है वो हमारे संविधान में दिया जाता है। तो मौलिक अधिकार को यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोत्साहित करता है, ताकि हमारी स्वतंत्रता की रक्षा की जा सके, जैसे भाषा, धर्म आदि। ठीक है, अलग अलग तरह का। दूसरा, समाज में आकांक्षा और लक्ष्य को स्थापित करता है।
यह सुनिश्चित करता है कि सरकार की समाज की, है ना, सरकार समाज की आकांक्षा को पूरा करेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी सरकार आएगा और देखेगा, लेकर आता है नया नया बात करते हैं, क्या लेकर आते हैं, आप देखते होगा जनहित याचिका आती है ना, बोला जाता है कि उसमें हाँ हम ये करेंगे, है ना। सरकार सुनिश्चित करती है कि हम आगे चल के क्या करने वाले हैं। तो ये संविधान भी सुनिश्चित करता है कि सरकार आपके लिए या आपकी आकांक्षाओं को पूरी करेगी। तीसरा, संविधान ही हमारे राष्ट्र की बुनियादी पहचान है ना। सरकार की जितनी भी सामूहिक लाभ के लिए जो चीजें बनाई जाती है वो संविधान में नया है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवाएं आदि सब चीजें हमारा करता है। तो ये 5 पॉइंट्स है, ये आपको लिखना है कि हमें संविधान क्यों चाहिए। ठीक है, संविधान की और भी व्यवस्थाएं होंगी, तो ये इसमें देख लीजिए। पहला हमने देखा कि सर, छोटा हम कर रहे हैं फिर बड़ा कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए। फिर ये पहला क्या है कि सर संविधान क्यों, संविधान क्या है, संविधान क्यों चाहिए। संविधान की अब समझेंगे कि सर संविधान की विशेषताएं क्या लगी है। ठीक है, तो पहला चीज हम समझेंगे सर संविधान बना कैसे होगा, तो कार्यशैली कैसी है। तो संविधान हमने ऐसे वैसे नहीं कि हम दूसरे का कॉपी कर लिए, हमने बहुत सारा फ्रीडम फाइट करा है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उभरी हुई जो उद्देश्य है, जो सिद्धांत है, उसी से संविधान बना है। कोई ऐसा नहीं है कि हाँ 2 मिनट के अंदर आया आइडिया और हमने बना दिया, नहीं। सालों की हमने जो आंदोलन है उससे उभरी हुई विचारधारा है, उससे बनाई गई है हमारी संविधान। ठीक है, दूसरा, अब इसमें बनाने में कितना समय लगा, तो बोल दीजिएगा कि 2 साल लगा है। ठीक है, 11 महीने 18 दिन, पूरा मिलाकर 166 डेज लगती है, मतलब दिन लगता है। ठीक है, इसमें तो इसमें पहला हम समझेंगे कि सर राष्ट्रीय बात करते हैं, जो संविधान सभा के लिए हमने संविधान कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारे बनाए गए थे, मतलब संविधान सभा बनाया गया था, जिसमें विभाजन होने के बाद हमारे पास कितने मेंबर बचे थे, 299। ठीक है, किसके द्वारा बनाई गई, तो संविधान को बहुत तरीके से देखा गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन 42 और 46 में कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन के थ्रू इसको बनाया गया है। ठीक है, पहली अगर बैठक की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 में, ठीक है, इसके चेयरमैन थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारा मीटिंग हुआ है, बैठक हुई है, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके चेयरमैन बने हुए हैं। तो उसको हम अस्थाई बोलते हैं और इसको हम अस्थाई बोलते हैं, वो उसको हम अस्थाई बोल रहे हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, इसको अस्थाई बोल रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, इसमें हम और देखेंगे कि सर इनको पहली मीटिंग क्या हुई है 9 दिसंबर 1946, फिर लास्ट जो बात करते हैं क्या हुआ है, बन के तैयार हुआ है, वो 26 नवंबर को हुआ है। ठीक है, 1949 को, इसी को संविधान दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। 26 जनवरी के दिन ये प्रभावित हो गया था, मतलब लागू हो गया हुआ था। लास्ट जो इसका मीटिंग हुआ है वो हमारा 24 जनवरी को हुआ है। ठीक है, कार्य में बता ही दिए हैं आपको, 2 साल 11 महीने 18 दिन नहीं लिखा हुआ, 18 दिन भी लग रहे, पूरा मिलाकर 166 दिन की बैठक हुई थी, है ना, बैठी हुई थी यहाँ पे। विचार विमर्श के आधार पर यहाँ पर क्या किया गया था, संविधान को लाया गया था। संविधान बनाने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं इसका हुआ है, विचार विमर्श प्रस्तुति की दी गई है। ठीक है, बहस में जो भी चीज आवश्यकताएं हुई है उन सब के बारे में चर्चा किया गया। आप संविधान को प्रॉपर तरीके से पढ़ भी सकते हैं, उस टाइम में लोग कौन से जो लीडर है वो क्या बोले, क्या चीजें की, उनके ग्रंथ प्रॉपर लिखिए। अब एक और चीज आते हैं संस्थाएं, तो संस्थाएं कैसी होगी, तो वो संतुलित रूपरेखा में होगी। ऐसा नहीं है कि क्या हो जाएगा, हमारा संतुलित नहीं होगी। तो हमारे यहाँ आपने पढ़ा होगा, हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम होगा। फेडरल सिस्टम मतलब होता है क्या, तो हमारे यहाँ संघवाद व्यवस्था होगी। क्या होगी, संघवाद व्यवस्था होगी, जिसमें हमारे लचीलापन भी रहेगा तो कठोरताएं भी रहेगी। तो हमारा क्या रहेगा, संस्थाएं, 3 तरह की संस्थाएं होती है, तो शक्तियों का संस्थाओं के बीच में विभाजन किया जाएगा, मतलब शक्ति विभाजन होगा। ठीक है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगा हमारे बीच में। तो संविधान कठोर भी है, लचीला है, क्योंकि ताकि समय के साथ अनुकूलता बनी रहे। ठीक है, तो अब आते हैं क्या चीजें, संविधान सभा में हमने संस्थाएं देखा है, तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जो कि संतुलित स्थापित कर रही है। क्या कर रही है, संतुलित स्थापित कर रही है। विधायिका कार्यपालिका के बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति को पूर्ण पृथक के रूप में बनाया गया है। और यहाँ पर बात करते हैं क्या, संविधान की समस्याएं और आकांक्षाओं को लागू करने की बात करी जाती है। भारतीय समस्याओं को, आकांक्षाओं को लागू करने की बात कौन करता है, हमारा ये संस्थाएं करती हैं। ठीक है, हम संविधान कहाँ कहाँ से प्रावधान किए गए, तो ब्रिटिश से भी लिया गया है, मतलब जो प्रणाली चल रही है संसदीय प्रणाली, कानून कैसे लागू होगा, कानून कैसे बनेगा, वहीं से लाया गया है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, और बात करते हैं क्या, जो भी न्यायपालिका का जो चीज है, जितना भी सिस्टम है, वो वहीं से लाया गया है। ठीक है, फ्रांस से स्वतंत्रता
समानता और बंधुता का सिद्धांत लाया गया है। ठीक है, कनाडा की अगर बात करें तो केंद्र सरकार किस तरीके से शक्ति होगा, और यहाँ पर क्या है, संघात्मक व्यवस्था लाई जाएगी, मतलब फेडरल सिस्टम लाया जाएगा। ठीक है, तो आइए हम अब इसमें मोटा तौर पे ये बातें करी गई थी। ठीक है, हम इसमें बात करा, बोलोगे सर कैबिनेट मिशन आपने छोड़ दिया, तो कैबिनेट मिशन आगे चल के हम दिखाया जाएगा। देखिए यहाँ पे संविधान के लिए 4 आवश्यकताएं कार्य मैंने अभी यहाँ पे बताया था, ये 4 कौन कौन से कार्य हैं। ठीक है, पहला तालमेल बढ़ाता है, निर्णय लेने की शक्ति देता है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। समाज में आपसी बात करते तालमेल बनाना, और पहला कार्य है कि वो बुनियादी नियम ऐसे बनाते हैं जिसमें सभी लोग ज्यादा से ज्यादा रह सके, है ना। शक्ति लेने की शक्ति, उसके पास किसी को शक्ति देता है जिसमें वो निर्णय ले सके। ठीक है, सरकार को शक्ति देता है कि वो किस प्रकार निर्णय लेंगे, शक्तियों पर अंकुश भी लगाता है सरकार को, क्योंकि वो कहीं क्या हो जाए, डिक्टेटर ना हो जाए, तानाशाही ना हो जाए सरकार, है ना। वो ये नहीं कर सकता है, समाज के अकॉर्डिंग ही काम करेगा, हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करेगा, समाज की आकांक्षाओं को भी पूरा करता है। ठीक है, दूसरा, अगर सही बात है, अगर समाज की आकांक्षा को पूरा नहीं करेगा तो संविधान के लिए रिस्पेक्ट कहाँ से आएगा, आदर भी तो आना चाहिए ना। तो उतना मजबूत और उतना वैल्यूएबल हो रहेगा तभी तो, अगर वैल्यू ही नहीं रहेगी तो संविधान को कौन आदर करेगा। ठीक है, तो संविधान जो होगा, नेपाल को देख लीजिए ना, संविधान का उस उद्देश्य प्रस्ताव का उल्लेख कीजिए कि संविधान में उद्देश्य है, आपने उद्देश्य को पढ़ा होगा, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र बनाने के लिए, है ना, याद कर लेना भाई, है ना। तो इसमें उद्देश्य में दिया गया, हम एक स्वतंत्र बात करते हैं सर, संप्रभुत्ववाद करते हैं, गणराज्य बनाएंगे, मतलब इंडिपेंडेंट रिपब्लिक कंट्री बनाने की बात करते हैं। ब्रिटिश के अधिकारों के आने वाले जितने भी क्षेत्र होंगे, देसी रजवाड़े कितने थे, 565 देसी रजवाड़ों को बाहर ऐसे क्षेत्र जो हमारे संघ के अंग बनना चाहते हैं वो संघ हुई। इसी के लिए आर्टिकल 1 में दिया हुआ है, आर्टिकल 1 में हमारे दिए गए हैं कि भारत राज्यों का संघ है। क्या है, राज्यों का संघ है, आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 में दिया गया है। ठीक है, इसमें बोला जाएगा कि भारत जो संविधान है, भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय देगा, कानून के समक्ष समानता देगा, समानता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, कानून जो ऐसी रहेगी जो कि नीति सीमित नहीं रहेंगे। यहाँ पर देखिए सीमाएं रहेगी, जैसे भाषा, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, जो भी आदमी बात करते हैं, व्यवसाय, संगठन, कार्य करने के लिए मौलिक स्वतंत्रता मिलेगी, उसकी गारंटी भी दिया है, सुरक्षित भी की जाएगी। संविधान में अल्पसंख्यक, पिछली जाति, जनजाति क्षेत्र, दलित और अन्य पिछली जाति को भी क्या किया गया, विशेष सुविधाएं मिलेगी। ठीक है, जिससे जो बहुसंख्यक रहे वो अल्पसंख्यक पे क्या रहे, हिंसक कोई भी चीज ना करे, है ना, उस पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना हो, छुआछूत। देखिए इस तरीके से हमारे समाज में एक कुरीतियां थी, है ना, जिसके लिए सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया, है ना। अनुच्छेद 14 में आपने देखा होगा। अब हम समझेंगे कि सर संविधान का मूल जो है प्रावधान का उल्लेख कीजिए, किस तरीके से संविधान कितना अच्छा है, क्या है। तो संविधान सभी लोगों के लिए स्वतंत्रता, समानता जितनी अधिक सुरक्षित करता है, उतना सफल उतना ही बढ़ जाती है, उसकी सफलता उतना ही क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर संविधान के अंदर अगर समानता, स्वतंत्रता रहेगी ही नहीं तो उसके लिए खैरियत आते आदर नहीं बढ़ेगा, है ना। स्पष्ट रूप से कहें तो भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को एक न एक ऐसा कारण अवश्य देता है जिससे वो समान रूपरेखा का समर्थन दे सके, है ना। इसमें स्वतंत्रता, समानता, इसमें सबसे बुनियादी चीजें हैं। पहला, स्वतंत्रता, संविधान व्यक्तियों को स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है जिससे उसको मनमानी तरीके से उसको गिरफ्तार न किया जाए, है ना। राज्य उसको सुरक्षा प्रदान करेगा, नीति निर्देशक तत्व रहेंगे जिसमें सामाजिक आर्थिक न्याय देगा समाज को, है ना, लोगों को। दूसरा आ गया सामाजिक न्याय, पहला हो गया स्वतंत्रता, दूसरा हो गया सामाजिक न्याय। संविधान, भारतीय संविधान की जो चरित्र को मजबूत करता है, क्योंकि उसकी उदारवादी जो बुनियादी जो है नीति है, जैसे केंद्र में रखते हैं सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय मतलब तीनों तरह की न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, जिसमें समाज को हर तरह से न्याय मिलेगा, जहां पे पिछड़ी वर्गों के लिए विशेष प्रावधान हो, जैसे आरक्षण जैसे चीजें। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, किसी भी एक धर्म को राज्य जो है अपना राजनीतिक धर्म को, मतलब राजनीतिक में कोई धर्म ना लेकर है ना, किसी भी एक धर्म को ज्यादातर विशेषकर बातें ना करे, जैसे आपने क्लास 9th में बेलिज्म को लेकर पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये चीजें, हम लोग धर्मनिरपेक्ष है, किसी भी एक धर्म को ज्यादातर नहीं मानते हैं। ठीक है, और सकारात्मक चीजें ये रहती है कि हम आंतरिक मामले में, राज्य जो है वो धर्म के आंतरिक मामलों में सकारात्मक हस्तक्षेप करता है, ज्यादा कोई अंदर तक की बातें नहीं करता। जैसे आपने बहुत देखा होगा कि हमारे यहाँ
सती प्रथा जैसी चीजें हुआ करती थी, बाल विवाह जैसा चीजें हुआ करता था, तो ये सब चीज के लिए कदम उठाएगी। ज्यादा वो इंटरफेयर, जैसे 3 तलाक अभी हुआ है ना, बहुत बड़ा कदम है। तो अल्पसंख्यक के लिए अधिकार को सुरक्षित करेगा, ये हमारे संविधान की सबसे अच्छी चीजें हैं। दूसरा, सभी नागरिक को बिना भेदभाव करते हुए मत डालने का अधिकार है ना, हमें वोट देने का अधिकार है। 1989 तक हमें प्रॉपर तरीके से क्या था कि हाँ, हम लोग 25 साल वाले बंदे बात करते हैं वोट दे सकते हैं, अब हमारा 18 साल वाले बंदे वोट दे सकते हैं। दूसरा, संघवाद की नीति है हमारे पास, केंद्र को मजबूत करने के साथ साथ संघ को एक साथ रखने की बात करिए, सभी आदमी साथ रहेंगे, ये हमारा ये चीजें हैं। दूसरा, जो छठा चीज है वो हमारा राष्ट्रीय पहचान है। संविधान जो है हमें भाषा तथा धर्म के आधार पर बिना स्थानीय पहचान को बनाए रखता है। प्रत्येक नागरिक की राष्ट्रीय पहचान हमारी संविधान है, ठीक है। तो संविधान की सबसे बड़ी ये विशेषताएं हैं हमारी, ठीक है। अब इसमें बड़ा क्वेश्चन है कि सर संविधान का गठन है ना कि प्रक्रियाएं कैसी रही है, तो इसको एक एक तरीके से बता दे रहा हूं। कैबिनेट मिशंस के थ्रू में हुआ था, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, इधर देखिएगा, इधर नहीं देखिएगा, ठीक है, इधर मत देखना, इधर देखो, दिख रहा होगा। भारतीय संविधान का अगर निर्माण की बात करें तो कैबिनेट मिशन के थ्रू में लाया गया। बोला जाएगा सर कैबिनेट मिशन कब आया, तो 1946 में लाया गया था, ब्रिटेन द्वारा लाया गया था। इसकी चुनाव जो हुई थी अप्रत्यक्ष ढंग से हुआ था। क्या हुआ था? अप्रत्यक्ष ढंग से हुआ था, ठीक है। इसकी जो सुनिश्चित अगर बात करें तो क्षेत्रफल के आधार पर हुआ था। 3 तरीके से लोग चुने गए थे। पहला मुस्लिम, दूसरा सिख, और तीसरा जो है समान बात करते लोग से के आधार पर चुने गए थे। प्रॉपर अगर संविधान सभा की अगर बात किया जाए तो उस समय 3 बात करते हैं क्या, 89 लोगों को निश्चित किया गया था, ठीक है, जिसमें 292 जो सीटें जो हुआ करती थी वो राज्य का हुआ करता था, और 93 सीटें होती देसी रजवाड़े के हुआ करते थे। 4 सीटें वो प्रांतीय का रिजर्व था। दूसरा अगर बात करें अप्रत्यक्ष ढंग से ये सीट हुआ था। सीट की अगर अनुपात की अगर मैंने बात करा तो पहली जो अब इसकी बैठक हुई थी, मैंने अब बता दूं आपको कि हर 10 लाख में 1 लोगों की चुनाव हुई थी, 1 लोगों का चुनाव बस किया गया था, ठीक है। पहली बैठक अगर इसमें अगर देखा जाए तो 9 दिसंबर को हुआ, पर बाद के जून के बाद ये टूट गया, पाकिस्तान एक अलग चलेगा, तो 90 लोग यहां से हटा दिए गए थे, 90 लोग उधर चले गए, ठीक है। तो यहां पर घटकर 299 हो गए। जब चीजें हुई थी तो पूरा हमारे पास कितने लोग बचे हुए थे, 284। कितने लोग? 284 लोग बचे थे, ठीक है, मतलब नेता बने थे। नेता यहाँ पे हमारे जो संविधान सभा के जो लीडर थे उसमें जो संविधान बना रहे थे उतने लोग बचे थे। कब की बात कर रहा हूं, तो 26 नवंबर को 284 यहाँ पर क्या बने थे, लोग बचे थे या प्रतिनिधि बचे थे, ठीक है, ऐसा बोल दीजिएगा। इसकी अगर बात करें तो अंतिम बैठक जो अगर हुई थी तो हमारा क्या हुआ था, 24 जनवरी 1950 को हुआ था। अंतिम बैठक के बाद पंतरांत यहाँ पे 26 जनवरी से संविधान को पूरी तरीके से लागू कर दिया गया, ठीक है, यही इसकी है। अब आते हैं दूसरा चीज में, दूसरा चैप्टर है, ठीक है। मौलिक अधिकार को पहले समझने से अच्छा है कि पहले इसका माइंड मैप को समझूंगा, फिर मैं आता हूँ आपके मौलिक अधिकार पे, ठीक है। थोड़ा इसको मैं और बढ़ा के देता हूँ, ठीक है। पहला हम चीज समझते हैं कि भारतीय संविधान के अधिकार, हमारा अधिकार मतलब संविधान में अधिकार, ठीक है। तो हमारे अधिकार 6 हैं, ठीक है ना। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, संवैधानिक बात करते हैं, उपचार का अधिकार लास्ट वाले में हो जाता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, जो हमारा विरुद्ध अधिकार किसके विरुद्ध है भाई, ये भी देख लेते, ये मैं भी भूल जाता हूँ। हमारे पास बात करते हैं सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सॉरी, है ना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार बोल दिया है, ठीक है, स्वतंत्रता समानता, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि हमें हमारे भारतीय संविधान का अधिकार देख लेता हूँ। तो भारतीय संविधान का अधिकार से पहले हम समझते हैं कि सर मौलिक अधिकार का महत्व क्या है ना। तो लोकतंत्र में यह सुनिश्चित करते हैं कि सरकार की जो शक्तियां को सीमित करता है। सरकार हमारी हो सकता है हमारे साथ क्या हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए जिसके वजह से हम क्या हो जाए, हमारा
हमें हमारे साथ कुछ अन्याय हो जाए तो हमें कुछ ऐसा अधिकार मिले जिससे हमें पता चले कि हाँ एक लीगल तरीके से, एक संवैधानिक रूप से हमें कुछ अधिकार है जिससे हम यहाँ पे रहें। ठीक है, तो पहला चीजें हैं, लोकतंत्र हमें सुनिश्चित करता है कि हमारी सरकार की शक्तियां को कुछ सीमित करता है, सभी नागरिकों को भेदभाव से बचाता है ये मौलिक अधिकार। राजनीतिक लोकतंत्र में विचारों को बढ़ावा देता है तथा देश में सत्तावादी शासन पे क्या करता है, हमारा अंकुश लगाता है कि यार आप उतना नहीं करेंगे हमारे साथ, है ना, एक्सपोर्टेशन इतनी भी ना ज्यादा होगी। दूसरा हम आप बात करते हैं अधिकारों का घोषणा पत्र, सीधे बोला कि सर लिस्ट है, ठीक है, हमारे सूची है, अधिकारों का सूची को हम अधिकारों का घोषणा पत्र बोलते हैं। सरकारों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करें, नागरिक एवं दूसरी व्यक्तियों का बात करते हैं आधारिक पे दुर्व्यवहार से बचना। दक्षिण अफ्रीका के लिए क्या है, यहाँ पे अधिकारों का घोषणा पत्र है। अधिकारों का घोषणा पत्र की अगर बात करें तो ये है अधिकारों का घोषणा पत्र दक्षिण अफ्रीका का। गरिमा का अधिकार देता है, निजता का अधिकार देता है, ठीक है। दूसरा श्रम बात करते हैं क्या, व्यवहार बात देता है, हमारे पास पर्यावरण स्वस्थ रहे उसके बारे में हमारे पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा स्वास्थ्य की बात करता है ना। आवास का अधिकार की बात करता है, स्वच्छता के अवधि, भोजन पानी सार्वजनिक सुविधा का बात करता है, बाल अधिकार देता है, ठीक है। हमारे पास उच्च शिक्षा का अधिकार देता है, सांस्कृतिक धार्मिक और भाषाई समुदाय के लिए अधिकार देता है, सूचना बात का अधिकार देता है, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब आते हैं मौलिक अधिकार, ठीक है। तो मौलिक अधिकार को समझने से पहले समझते हैं कि सर मौलिक अधिकार कितने हैं। यह मौलिक अधिकार हमारे पास, तो पहले समझते हैं कि मौलिक अधिकार समान अधिकार से किस तरीके से क्या है, डिफरेंट है या अलग है, ठीक है। तो हम समझेंगे पहला कि मौलिक अधिकार क्या है। तो पहला समझो कि देश जो है, संविधान जो है जिसको सुरक्षा देता है और गारंटी देता है उसको मौलिक अधिकार बोलते हैं, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। साधारण क्या है, इसको सुरक्षित की बात करते हैं, लागू कर दिया जा सकता है, केवल संविधान संशोधन से इसको परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। विधायिका जो है कानून लाएंगे और इसको परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार में संविधान में निहित होती है तथा उसका रक्षा जो होता है न्यायालय करता है, बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, न्यायालय में आपसे अपील संभव नहीं होती है। मौलिक अधिकार पूरे देश के लिए समान रूप से लागू होता है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, कुछ क्षेत्रीय बात करते तक ही सीमित होती है। यही मौलिक और समान बात करते अधिकारों में अंतर है। अब आओ मौलिक अधिकार को पूरा विस्तार रूप से चर्चा करते हैं। पहला समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में दिया गया है। क्या दिया गया है, 14 से लेकर 18 तक। भाग 3 में चर्चा की गई है मौलिक अधिकार को। क्वेश्चन आता है कि मौलिक अधिकार में कौन सी भाग में चर्चा की है, तो भाग 3 में इसका चर्चा है। क्या है, भाग 3 में। पहला हम देखेंगे 14 से 18 में कानून के समक्ष समानता, कानून के समान संरक्षण। इसमें दूसरा आता है, ये 14 है, ठीक है, लिखा भी हुआ है इसमें 14, ठीक है। 15 में हम यहाँ पे देखेंगे धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा आपके साथ, कहीं भी आप सार्वजनिक क्षेत्र पे जाइए आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। रोजगार के अवसर दिए जाएंगे, छुआछूत का अंत हो जाए, उपाधियों का अंत होगा, है ना। 16, 17, 18 रोजगार, 16 छुआछूत 17 और उपाधियों का अंत 18, ठीक है। अब आते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। क्या आता है, स्वतंत्रता का अधिकार। पहला व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, भाषण अभिव्यक्ति हम दे सकते हैं, शांति रूप से हम जमा हो सकते हैं, सभाएं बना सकते हैं, संगठन बात करते बना सकते हैं, भारत में कहीं आ जा सकते हैं, किसी भी हिस्सा में हम बस सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक्सेप्शन हुआ करता है पहले जम्मू कश्मीर, अब वहां पर भी हो सकता है। कोई भी हम पेशा को चुन सकते हैं। आपराधिक बात करते हैं, दोष के संबंध में संरक्षण भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्योंकि हम लॉयर वगैरह रखते हैं। अगर जीवन जीने की रक्षाएं हैं, देख चीजें, आर्टिकल 21, ठीक है, क्वेश्चन आता है, ठीक है। शिक्षा का बात करते हैं, अधिकार है हमारे पास, सजा बात करते हैं लोगों को हमें सुरक्षित मिलेगा, सुरक्षा मिलेगा। अब आते हैं क्या चीज पे, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 24-25 में इसकी बात करी गई है। पहला, मानव के साथ कोई बात करते क्या, बंधुआ मजदूर का रोक है ना। कोई भी आपके पास आता है हेवी बात करते काम नहीं करवा, जोखिम भरे कार्य बच्चों को कराना बिल्कुल रोक है, ठीक है। अब आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता हूं, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें, आस्था और प्रार्थना की आजादी है। अब किसी भी तरह कभी भी कहीं पे भी हमें, अब ये नहीं कि रोड पे चले जाना, ठीक है। अब हम वहां पे आस्था और प्रार्थना की आजादी दी गई है। धार्मिक मामले में बात करते हैं, किसी भी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं करेगा वो, ठीक है, सरकार नहीं करेगी।
किसी भी बात करते हैं क्या, हमें स्वतंत्र है, हम किसी भी बात करते हैं धर्म को फॉलो कर सकते हैं। हम शिक्षा बात करते हैं, संस्थान खोल सकते हैं, धार्मिक शिक्षा और बात चीजों को हमें आप मदरसा वगैरह कोई भी चीजें खोल सकते हैं। तीसरा सांस्कृतिक और एवं शैक्षिक अधिकार, ठीक है। तो अल्पसंख्यक के लिए भाषा और सांस्कृतिक का बात क्या किया जाएगा, संरक्षण दिया जाएगा। अल्पसंख्यक को शिक्षित बात करते हैं, संस्थान को खोलने की आजादी दी जाती है, ठीक है। लास्ट और चीजें, आर्टिकल 32 भारतीय संविधान की आत्मा, ठीक है। मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए न्यायपालिका हम जा सकते हैं। अगर मौलिक अधिकार के साथ आपका उल्लंघन हो रहा है तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं कोई भी कोर्ट, ठीक है। अब इसमें ये मत बोलना कि ये सब नहीं बताया हुआ, यही बताया हुआ, ठीक है, ऊपर फोटो क्लिक किया। अब हम बात करने वाले हैं, इसमें एक और आता है नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व आता है, ठीक है। तो हम मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व में तुलना, इसी के लिए हमने नीति निर्देशक तत्व को एक्सप्लेन नहीं करा। तो नीति निर्देशक तत्व में तुलना ही आता है ज्यादातर, ठीक है। उसको एक्सप्लेन करने में उतना टाइम जाना नहीं करेंगे, क्योंकि जायज नहीं करेंगे, क्योंकि कल नहीं परसों, ठीक है। तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच में तुलना देखता हूं। मौलिक अधिकार आपको बता देता हूं, गारंटी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, पर नीति निर्देशक तत्व में आप नहीं जा सकते। आप वो हमारे संवैधानिक रूप से गारंटी नहीं दी जाती है उसको, ठीक है। वो जस्टेबल नहीं है, वो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, वो सरकार पे है कि आपको वो मौलिक वो हमारे नीति निर्देशक तत्व को लागू करती है या नहीं करती है, ठीक है। तो आइए हमें समझते हैं, मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा बात करते क्या होती है, बाध्यकारी होती है, जबकि ऐसा ये नीति निर्देशक तत्व ऐसा नहीं होता है। मौलिक अधिकार व्यक्तिगत हित के लिए संबोधित होती है, जबकि जो नीति निर्देशक तत्व होती है सार्वजनिक हित के लिए, सार्वजनिक हित के लिए वो क्या होती है, संबोधित की जाती है। मौलिक अधिकार सरकारों के लिए नकारात्मक रूप होती है, जबकि नीति निर्देशक तत्व सरकारों को सकारात्मक रूप में दिए गए निर्देश होती है। मौलिक अधिकार क्योंकि वो इसलिए उसको दिया गया है, सरकार अगर अच्छी होती तो मौलिक अधिकार की गारंटी क्यों दिया जाता है ना। मौलिक अधिकार ऐसे ही मिल जाता हमें, लेकिन हमें सरकारों को बाधित करने के लिए, बोल सकते हो कि उसकी शक्तियों को सीमाएं लगाने के लिए उसको हमें क्या दिया है, मौलिक अधिकार को दिया गया है। जबकि इसमें ऐसा नहीं है, वो एक सरकार कर लेगी, है ना। मौलिक अधिकार हमें स्वस्थ बात कर लोकतंत्र की स्थापना कराता है, ठीक है। जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है सामाजिक एवं आर्थिक समानताएं हेतु लगाई जाती है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि हमें मौलिक अधिकार जो है राज्य की शक्तियों को नागरिकों की सुरक्षा के लिए बात करते हैं क्या, दी जाती है। जबकि नीति निर्देशक तत्व है राज्य द्वारा जो कल्याणकारी कार्य है उसके लिए दी जाती है, ठीक है। तो सार्वजनिक क्षेत्र से लेकर इतना भी लिख दोगे तो भी हमें ज्यादा और चीजें पढ़ने की नीड नहीं, ठीक है। दूसरा, संवैधानिक उपचार का अधिकार से आप क्या समझते हैं उसके बारे में हमें चर्चा कीजिए। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32 में दिया गया है। किसी भी नागरिक को मौलिक अधिकार का हनन की अगर स्थिति में हो तो वह संवैधानिक उपचार के अधिकार के तहत सीधा सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय पे उसको सुनिश्चित क्या उपचार को सुनिश्चित करता है तथा मौलिक अधिकार अधिकतम प्रभावशाली बनने होती ये अधिकार को मूल अधिकार में रखा गया है। मान सकते हो कि ये हमारी संविधान की आत्मा है। अब हम आते हैं थर्ड चैप्टर, ठीक है। तो थर्ड चैप्टर को मैं समझने के लिए इसमें देखा जाए, हम थर्ड चैप्टर को हम समझेंगे, पर थर्ड चैप्टर को लेकर पहले हम माइंड मैप को देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो हम इस माइंड मैप को देख लेते हैं, उसके बाद हम थर्ड चैप्टर को जरूर समझेंगे। थर्ड चैप्टर जो है हमारा चुनाव एवं प्रतिनिधि है, फिर मैं आऊंगा पीछे, टेंशन मत लेना, ठीक है। चुनाव और प्रतिनिधित्व की बात करता हूं। सर हमें पहली बात तो चुनाव क्यों जरूरी है, तो चुनाव इसलिए जरूरी है 3-4 तरीके से, अपना क्लास 9 में ही पढ़ा होगा कि चुनाव क्यों जरूरी है। लोकतंत्र में चुनाव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता होता है और अवेयर होते हैं कि सरकार कैसी काम कर रही है क्या नहीं कर रही है। दूसरा, अगर बात किया जाए तो लोकतंत्र का मजबूती यही होता है जहां पे लोगों के बारे में या लोगों को पूछा जाए, है ना, नागरिकों को पूछा जाए। और टाइम पे इलेक्शन होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो हमें लोकतंत्र में बहुत जरूरी है कि चुनाव हुआ जाए, क्योंकि सभी आदमी एक साथ रहकर फैसला नहीं कर सकते हैं। इसी के लिए हमें हर एक क्षेत्रों से एक अपना प्रतिनिधित्व को भेजना पड़ता है ना, संसद में, या वो कोई भी संसद हो, ठीक है, संसद का कोई भी सदन हो, सॉरी, ठीक है। तो हम समझेंगे कि 2 तरह के यहाँ पे होते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है जहाँ पे चुनाव होती है।
तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र को हम पहले समझेंगे, जिसमें सर्वोच्च बात क्या, निर्वाचित प्रक्रिया जो होती है उसका निर्णय प्रत्यक्ष ढंग से होता है, जिसको हम प्रत्यक्ष चुनाव भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारा ग्राम पंचायत हो गया, जिसको हम स्थानीय बात करते हैं, क्या हम पंचायत भी बोल सकते हैं। ठीक है, जहां पर हम लोग नागरिक जो है दिन प्रतिदिन नियम एवं शासन संचालित होने के लिए प्रत्यक्ष ढंग से भाग लेता है। मुखिया किसी पार्टी का नहीं है, मुखिया हमारे ही दोनों सबके बीच में जो आदमी है वही जाके मुखिया बन रहा है। ठीक है, अब प्रत्यक्ष ढंग से अगर बात करें जाए तो अप्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है इसमें नागरिक द्वारा निर्णय लेने के लिए प्रतिनिधि का चुनाव होता है। निर्णय लेने और तथा शासन संचालित करने के लोग नागरिकों की सीमित भूमिका है, ज्यादा बड़ी भूमिका नहीं होती है, क्योंकि विधायक हमसे उतना कहाँ मिलता है कि नहीं। लेकिन अगर अगर हम उसके अगर देखें जाएंगे, या राज्यसभा का मेंबर कहाँ मिलता है हमसे, या लोकसभा के मेंबर हमसे कहाँ उतना मिल पाते हैं, है ना। तो हम देखेंगे कि हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ये दोनों में जरूर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि सर भारत जो है वो चुनावी प्रक्रिया कौन सा फॉलो करता है। था दो तरह की चुनावी प्रक्रियाएं होती हैं, हम इसमें अगर हम देखे जाएं तो इसमें डिफरेंस भी दिया हुआ है, 1 मिनट में डिफरेंस दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो पहला चीज समझेंगे कि सर चुनाव ऐसा कराता कौन है, चुनाव क्यों होने। तो पहला चीज, चुनाव तो फ्री और फेयर होना चाहिए, चुनाव किसी एक के फेवर में नहीं होना चाहिए। अगर किसी एक के फेवर में अगर चुनाव चला गया तो वो चुनाव तो पक्षपात का हो गया ना। तो हमें चुनाव किसी एक के फेवर में नहीं करना है, निष्पक्ष करना है ना, निडरता से करना है। इसी के लिए हमने इलेक्शन कमीशन की बात करी है, हमारा निर्वाचित आयोग का हमने बात करा है, चुनाव आयोग की बात करी है। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास चुनाव आयोग क्या करता है। तो हमें पहला चीज समझेंगे कि सर कौन आदमी इलेक्शन में भाग ले सकता है। तो 25 साल का आदमी इलेक्शन में भाग ले सकता है, चुनाव लड़ सकता है हम में से। और दूसरा 18 साल का जो भी नागरिक है वो चुनाव को वोट दे सकता है चुनाव में। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि चुनाव आयोग का कार्य क्या है। तो हम इसमें नहीं समझेंगे, यहाँ पर देखिए चुनाव आयोग के कार्य लिखे हुए हैं। ठीक है, तो पहला चीज समझेंगे सर चुनाव आयोग क्या है। स्वतंत्र निर्वाचित आयोग, हमारा सबसे बड़ा चीज यही है, संविधान का एक सबसे बड़ा चीज यही है कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और स्वतंत्र आयोग बहुत सारे हैं। ठीक है, जिसमें एक चुनाव आयोग सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो स्वतंत्र निर्वाचित आयोग का गठन हमारे यहाँ किया गया है, जिसमें भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का हुआ संपन्न कराने के हेतु यहाँ पर स्वतंत्र आयोग की गठन किया गया था। आर्टिकल 324 में इसके अंतर्गत आयोग को संसद, राज्य विधानसभा के लिए स्वतंत्र चुनाव करने और संचालित देखभाल के लिए बनाया गया है। आर्टिकल 324 के फर्स्ट में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के भी मंडल का नियुक्ति करता है। ये निर्वाचित आयोग भारत को मतदाता सूची बनाता है। ठीक है, उसके बात करते हैं निर्देशन देता है और उसके बाद निरंतर करता है। चुनाव में चीजें जितनी भी भूमिका होती है संचालित करने के लिए वो सब चुनाव आयोग करता है। ठीक है, तो ये संविधान द्वारा नियमित है। पूरा चुनावी प्रक्रिया का जितना भी देखभाल होता है वो चुनाव आयोग करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं कि सर चुनाव आयोग की विशेषताएं क्या है। तो चुनाव आयोग का विशेषता समझिए। तो चुनाव आयोग सहायता करता है, प्रत्येक राज्य के मुख्य निर्वाचित अधिकारी होते हैं। ठीक है, चुनाव आयोग के सहायता करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक एक बहुत क्या होता है, चीफ इलेक्शन कमीशन के मेंबर होते हैं। ठीक है, दूसरा चुनाव आयोग स्थानीय जो न्यायों के जो चुनाव होते हैं उसके जिम्मेवारी नहीं लेता है, मतलब स्थानीय चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग है। ठीक है, राज्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं वो यहाँ के भिन्न भिन्न कार्य करते हैं, इसको समझने की जरूरत नहीं है। 389 तक यहाँ पर एक स्थानीय व्यवस्थाएं थी। लोकसभा को पुनः, इसको मत समझो 93 के इतना मत समझो। चुनाव आयोग के कार्य क्या है इसके बारे में, चुनाव आयोग के कार्य देखो। ठीक है, उतना कुछ क्वेश्चन आने का नहीं है। चुनाव आयोग देखो, चुनाव आयोग के कार्य लगभग देखा जाए तो यहाँ पर मतदाता सूची को बात कर तैयार करता है। मतदाता सूची में जितनी भी त्रुटियां हैं उसको, मतलब गलतियां हैं उसको सुधार करता है। बहुत सारे लोग मर जाते हैं उसको हटाता है। जो 18 साल के हो चुके हैं उसको क्या करता है, वो फिर से ऐड करता है। सूचियां की जांच करता है, व्यापक जांच होती है, ये सब चीज काम करना उसका काम है। दूसरा, वो चुनाव का तिथि और समय को निर्धारित करता है। क्रियाकलाप जितने भी पूरे होने वाले हैं, है ना, कार्यक्रम जो भी हैं, जैसे कि बात करते चुनाव की अधिघोषणा, चुनाव कब होगा, नामांकन की प्रक्रिया जो होती है उसकी तिथि कब होगी उसके बारे में बताता है। मतदाता तिथि बात करते हैं क्या, जो मतदान होगा उसका बात डेट कब है,
जिस दिन वोट होने वाले हैं उसके बारे में बोलता है, मतगणना, लोगों का वोट को काउंट करना, है ना, परिणाम बताना, ये सब उसके काम होता है। दूसरा, चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष है, इसके लिए भी वो निर्णय लेता है कि यार स्वतंत्र तो है ना, अगर नहीं है तो वो फिर री इलेक्शन करवा देगा या फिर से इलेक्शन होगा यहाँ पे, ठीक है, किसी किसी चीजों में। आचार संहिता का अगर उल्लंघन हो रहा है, अगर किसी तरह का होगा तो नोटिस भी जारी कर सकता है और जवाब भी मांगेगा, है ना। कोई चुनाव में अगर गड़बड़ी हो रही है तो उसको पूर्ण चुनाव कराया जा सकता है, ठीक है। जिले में किसी भी बात करते हैं, अगर चुनाव हो रहा है तो उसको स्थानांतरण चुनाव कर दी जाएगी, ठीक है। उसको विरोध अगर हुआ तो कार्रवाई भी कर देगा उसके लिए। चुनावी चिन्ह देता है हमारे यहाँ, चुनावी मामलों को सुनवाई भी करता है यहाँ पे, तो चुनाव आयोग का ये सब कार्य है। याद रखिएगा चुनाव आयोग के कार्य बहुत आते हैं, ठीक है, आता ही आता है। 18 साल का जो आयु में है उनमें वो चुनाव, यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए 25 साल चाहिए और चुनाव को वोट देने के लिए चुनाव में हमें 18 साल चाहिए। चुनाव आयोग के मैंने जो चुनौतियां क्या क्या हैं, तो बॉर्डर स्टेट जो है ना, उसमें चुनौतियां बहुत रही हैं। राजीव गांधी देख लीजिए, उनकी हत्या हो गई हुई थी चुनाव प्रक्रिया के दौरान, है ना, उसमें भी देखा जाएगा। अब हम देखते हैं कि सर चुनाव आयोग का एक और काम होता है कि जो इसमें सुनिएगा, बहुत बड़ी चीज है इसमें, कि सर लोकसभा जो सीटें होती हैं, है ना, लोकसभा की सीटें जो होती है 543 सीटें होती है और राज्यसभा में 250 होता है। इसमें 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए है और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए होती है ना। प्रत्येक 10 साल में आरक्षित क्षेत्र जो होती है बदलती रहती है, बढ़ती जाती है, बदलती रहती है, तो इसके बारे में देखा जाए, ठीक है। अब हम आते हैं आगे। हमने जो चुनाव आयोग, हमारा यहाँ पे जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें हमने देखा है कि हमने कौन से फॉलो करा है, तो दो तरह का चीजें मिलती है। भारत में चुनावी जो प्रणाली है वो कैसी है, पहले है संसदीय व्यवस्था को हम फॉलो करते हैं, तो पहला हम क्षेत्र को जो है, पहले हम क्षेत्रों में बटा हुआ होता है, छोटे छोटे क्षेत्रों में, और सबसे अधिक वोट पाने वाले जो भी उम्मीदवार होते हैं उसको हम विजय मानते हैं, कहते हैं यार जीत गया वो। मतदाता अपने प्रतिनिधि को चुनाव करता है, जो भी मतदाता होता है, सरल बहुत होता है। जैसे हमारे यहाँ 343 क्षेत्र है, हम लोग ज्यादातर भारत और ब्रिटेन में ये चीजें बहुत प्रचलित प्रणाली है, ठीक है, प्रणाली मतलब सिस्टम्स, ठीक है। दूसरा, समानुपात प्रतिनिधित्व प्रणाली की बात करें तो इससे हमारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे प्रत्येक दल के लोग जो होते हैं वो यहाँ पर वोट देते हैं और उसको अनुपात के रेशियो के थ्रू में उनको देखा जाता है, ठीक है। और हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा की जो रेशियो है दोनों का समान ही है, ठीक है। और इसमें हम बात करते हैं क्या, बात करते हैं नेदरलैंड और बात करते हैं क्या, इजराइल को देखा जाता है कि यहाँ पे ये लागू है, ठीक है। अब हम इस पे बात करते हैं, एक सेकंड, अब इसकी बात करता हूँ। भारत में सर्वोच्च वोट पाने जो व्यक्ति हैं उनको जीत प्रणाली क्यों स्वीकार करी गई। पहले चीज तो बहुत सरल है, बहुत सिंपल है ये व्यवस्था है, ठीक है। तो बहुत सरल है, इसके तहत में इसको बनाया गया है और इसमें बोला जाएगा सर प्रत्येक निर्वाचित क्षेत्र है जिस प्रत्याशी को सबसे ज्यादा वोट मिलता है वो यहाँ पे विजेता घोषित किया जाता है। लबल इसमें जरूरत नहीं है कि 50% से ज्यादा ही चाहिए, ये जरूरत नहीं है। किसी एक को एक भी वोट अगर ज्यादा अगर मिल रहा है तो वो बंदा यहाँ का प्रतिनिधि जो है जीत गया, ऐसा माना जाता है। इसमें क्वेश्चन आता है, उसमें बोला गया कि निर्वाचित आयोग की शक्तियों को या विशेषाधिकार को देने के बारे में आप सोचते हैं जो, ऐसा क्या है। पहला चीज क्वेश्चन इसमें है, निर्वाचित आयोग चुनावी प्रतिनिधि बात करते हैं संबंधित कार्यों में लगाए गए सरकारी कर्मचारियों को आदेश दे सकती है क्या। देखते हैं पहले, जो भी सरकारी है, ठीक है, दे सकती है क्या। जैसे आप देखते हुए कि आपके स्कूल वाले जो टीचर हैं वो जाते हैं, चूंकि हाँ चुनाव में बिजी है ना, वोटर लिस्ट तैयार कर रहे हैं, हाँ देखता हूँ बहुत गवर्नमेंट टीचर वाले जाते हैं वहां पर। सरकारी जो मुख्य जो निर्वाचित आयुक्त को हटा सकती है क्या, आयोग के चुनाव को रद्द कर सकते हैं और इसको निष्पक्ष न अगर न लगे तो इसके एक एक चरका। पहला चीज है आयोग को अगर न लगे कि हाँ ये निष्पक्ष हुआ है कि नहीं, इस पर क्या वो रद्द कर सकती है क्या, वो सरकारी जो कर्मचारी हैं क्या उसको वो लगा सकती है क्या कार्य पे। और दूसरा फर्स्ट जो था वो हमारा था कि संबंधित कार्यों पर सरकारी कर्मचारी को हटा सकती है। उसके बाद जो है हटा सकती है क्या उसको मुख्यालय सरकार, किसको, तो चुनाव आयोग वाले को। तो पहला चीज समझेंगे कि सर निर्वाचित आयोग के उपयुक्त जो शक्तियां का विशेषाधिकार जो है लोकतंत्र को मजबूत करता है और निष्पक्ष बनाने के लिए अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि निर्वाचित आयोग नहीं रहेंगे तो लोकतंत्र ही समझो कि खराब हो जाएगा।
क्योंकि अगर वोट ही अगर सही तरीके से नहीं होगा, इलेक्शन ही अगर सही से नहीं होगा, तो कैसे मानेंगे कि लोकतंत्र है सही है। तो इन शक्तियों के बिना चुनाव प्रक्रिया को पक्षपात, भ्रष्टाचार, बाहरी हस्तक्षेप की संभावनाएं बढ़ जाती है अगर वो चुनाव आयोग ना हो तो। आइए हम इन बिंदुओं को विशेष को समझे। पहला अगर देखते हैं, आपने बोला कि सरकारी कर्मचारी को आदेश दे सकता है क्या, तो यदि चाहे तो दे सकता है। इसमें देखिए, चुनावी आयोग के सरकारी कर्मचारी को आदेश देने का अधिकार न दिया जाता तो सरकारी जो चुनाव प्रक्रिया में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो सकता था, तो इसी के लिए उनको दिया जाता है। यदि चुनाव निष्पक्ष नहीं रह पाते या सत्तारूढ़ सरकार अपने लाभ के लिए तंत्र का उपयोग कर सकती है, इसी के लिए उनको अपने अंडर लिया जाता है। दूसरा, चुनाव मुख्य नियुक्त को हटाया जाए, तो यदि सरकार का मुख्य नियुक्त हटाया जा सकता है, तो इसमें पहले देखो, इसको बोला जा सकता है सरकार मुख्य न्यायाधीशों को हटा सकती है तो आयोग के स्वतंत्र और निष्पक्ष काम करने पर असर पड़ेगा। हटा अगर सकती तो यहाँ पर इसको क्या कर सकता है, असर पड़ जाएगा। तो मुख्य आयुक्त पर दबाव बना सकती है, बस दबाव बना सकती है, पक्षपात हो सकता है। जैसे आजकल के जो इलेक्शन है उसमें बोला जाता है कि अरे नहीं, वोट हमारा यहाँ क्या वोटर लिस्ट खराब हो गया था, वोटर लिस्ट की बात करते हैं क्या, गड़बड़ बना दी गई थी, या बोला सकता है ईवीएम हैक हो गया है, पता नहीं, सरकार दबाव बनाती होगी, है ना। तो दूसरा, अप्राकृतिक चुनाव रद्द करने के लिए अधिकार है क्या, तो चुनावी में यहाँ पे पारदर्शिता नहीं बनाया है तो ये सक्षम है कि ये क्या कर सकती है, धांधली, हिंसा, भ्रष्टाचार होता है तो आयोग उसे रद्द नहीं कर सकता, तो गलत तरीके से चुनाव प्रतिनिधि लोकतंत्र को कमजोर करेगी। इसी के लिए यहाँ पर उसको क्या कर सकता है, फिर इलेक्शन हो जाएगा। समझे, अगर थोड़ा अगर ब्यौरे की अगर हम बात करें, इसमें बोला तीसरा पॉइंट को आप नहीं समझ पाए होंगे, तो मैं इसमें बोल रहा हूँ कि इसमें बोल रहा है रद्द कर सकता है, हाँ तो रद्द कर सकता है। अगर नहीं रद्द करेगा तो क्या हो जाएगा, कोई एक ऐसा आदमी आ जाएगा जो हिंसक होगा और वो हमारे लोकतंत्र को कमजोर करेगा। इसी के लिए ऐसा है कि उसको रद्द भी कर दिया जाए तो उसको अधिकार मिलता है। अभी भी मैंने बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर क्या है। तो प्रत्यक्ष वो है जिसमें लोग, प्रत्यक्ष वो है जो इसमें लोग अपना शासन स्वयं चुनते हैं, शासक को स्वयं चुनते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, लोग के प्रतिनिधि जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग प्रतिनिधि द्वारा शासन करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के लिए राजनीतिक चेतनाओं की आवश्यकता अधिक होती है, मतलब हमें पता होना चाहिए कि लोकतंत्र में क्या हो रहा है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता से अधिक राजनीतिक चेतनाओं की आशा नहीं कर जा सकती, ठीक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र लोकतांत्रिक होती है, जबकि इसमें ऐसा शुद्ध नहीं है कि ये लोकतांत्रिक होगा कि नहीं होगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में मतदाता ही क्या होता है, विधायक होता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में मतदाता को विधायक बात करते हैं चुनता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में मतदाता विधायक को चुनता है, ठीक है। इसमें अंतर जरूर आएगा, ये क्वेश्चन जरूर आती है। साधारण बहुमत बात करते हैं, बहुमत प्रणाली और समानुपात प्रतिनिधित्व प्रणाली के बीच में अंतर बताइए। तो ये जरूर है, छोटे छोटे भौगोलिक चीजों में बांट दिया जाता है, ठीक है, और जिसको हम जिला कहते हैं। और इसमें एक प्रतिनिधि का प्रत्येक निर्वाचित क्षेत्र में कोई एक बंदे चुने जाते हैं और जो भी बंदा जीत गया या जो भी नेता जीत गए, प्रत्याशी जीत गए, उनको क्या किया जाता है, वो वहां के क्या होंगे, वोट होंगे, वहीं पे यहाँ पे विजेता होंगे। जरूरत नहीं है कि उसको 50% से ज्यादा वोट चाहिए, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम्स, भारत इसमें एग्जाम्पल है। समानुपात प्रतिनिधित्व प्रणाली की अगर बात करें तो बड़ा भूभाग ले लिया जाता है, बहुत सारे लोग इसमें खड़े होते हैं, जिसको जैसा जैसा वोट मिलता है पार्टी के द्वारा, एक ही पार्टी 4-5 कैंडिडेट को खड़ा करता है, जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं वो वहां उस रेशियो के थ्रू में उनका शासन, जैसे कि बात करते हैं इसराइल, नेदरलैंड, ये इसका एग्जाम्पल है। चुनावी दोष क्या है ना, चुनावी प्रक्रिया में दोष क्या है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। मैंने अभी जितने भी क्वेश्चन कराए हैं भाई, इन सब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, ठीक है, देखना। आप यहां से क्वेश्चन ले जाना, बुक को देख लेना, ठीक है, कि हाँ ये चीज को सर्च कर लेना, अगर दिख नहीं रहा होगा तो सर्च कर लेना, पर जाना ये करके। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यही आएगा, बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं। फर्स्ट जो 2 मिनट था उसमें मैंने नहीं बोला, है ना, मैं नहीं चाहता कि आते ही आते कॉन्फिडेंस दिखाऊं, है ना, और मैं तुम्हें बोझ दूं, लेकिन मैं ये जरूर अभी बोल रहा हूं कि जो करा रहा हूं वो परसों दिखेगा, ठीक है, और मैं ये भी कह रहा हूं कि वही दिखेगा, ठीक है। तो जो जो करवा रहा हूं बड़ी ध्यान से देखना। प्राकृतिक जो हमारा भारतीय चुनाव प्रणाली है उसमें मुख्य दोष यही है कि बाहुबलियों का, ठीक है, हमारे यहाँ बिहार में बाहुबली होते हैं, ठीक है,
मैं बोलूंगा नहीं, नाम नहीं बोलना चाहिए, है ना। तो धन और बाहुबल का प्रयोग सबसे बड़ा जरूरी, कि यहाँ पर लोग जो है चुनाव को प्रभावित कर देते हैं। दूसरा, धर्म जाति का वोट मांगने पर ये जो है राजनीतिक को खराबी कर देते हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, है ना। ये सब की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। पर दूसरा, राजनीतिक में अपराधीकरण, ज्यादा अपराध वाले लोग जो अपराधी हैं वो किसी न किसी पार्टी के शरण में आकर वो यहाँ पर हमारे संसद में चले जाते हैं और लोकतंत्र को कमजोर करते हैं, ठीक है। तो हमें अच्छा ऐसा है कि ऐसे ऐसे आदमी को चुनाव आयोग कड़ी नजर रखे और वो वहां पर उसको वोट न दे, ठीक है, उसको वहां पे टिकट न दे या उसका रद्द करवा दे, ठीक है, टिकट को, ठीक है। तो दूसरा, अब बात अल्पसंख्यक की बात चीजें रहती है तो वो उसके प्रतिनिधि बहुत कम होते हैं, ठीक है। अब आते हैं कार्यपालिका। पहले हम कार्यपालिका का माइंड मैप को देख लो कि कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका क्या करती है। तो हमें पता है सरकार के 3 अंग होते हैं, सुनते रहो। सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला होता है विधायिका, ठीक है, वो क्या करती है, कानून को बनाती है। क्या करती है, कानूनों को बनाती है। दूसरा होते हैं कार्यपालिका, कानूनों को लागू करती है। क्या करती है, कानूनों को लागू करती है, ठीक है। और तीसरा जो है वो होते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका कानूनों ये सब चीज पे, ये सब पे क्या करती है, निगरानी रखती है, ठीक है। ये सब देखिएगा आप, ठीक है। जो भी अवैसंवैधानिक होगा उसको हटा देने का काम करती है। तो आइए समझते हैं कि कार्यपालिका क्या है। तो पहला हम चीज समझेंगे कि कार्यपालिका होती क्या है। तो कार्यपालिका सरकार का वो अंग है जो विधायिका द्वारा बनाए गए नियम कायदे को लागू करती है और प्रशासन का कार्य करती है। प्रशासन का कार्य कर रही है कौन सर, कार्यपालिका। दूसरा, प्रशासन का ऐसा दल है जो वो प्रशासन का सर्वश्रेष्ठ माना जाता है ना, वो ऐसा समूह होना चाहिए। इसका क्या होता है, रोजमर्रा की अगर जिंदगी बात देखा जाए तो यहाँ पे देखरेख करता है और तालमेल बनाता है, स्थापित करता है कौन सर, कार्यपालिका। अब आते हैं सर कार्यपालिका का कार्य क्या होता है। तो कार्यपालिका का कार्य जो अगर हम सोचा जाए, मतलब उसकी जो काम है उसको अगर देखा जाए तो सरकार के नीति निर्माण में भाग लेती है। अगर कोई नीति अगर बनाया जा रहा है उसमें वो बनाने में उनका हेल्प करती है। दूसरा, विधायिका के नीति कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी भी लेती है, दूसरा कार्य। तीसरा, कार्यपालिका केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री तक ही सीमित नहीं है, यह इसमें प्रशासनिक ढांचा भी उपलब्ध है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपने सुना भी होगा कि राजनीतिक कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका, है ना। और यहां पर क्या है, जिसको आप अस्थाई बोलते होंगे, अस्थाई यहां पे बोला जाता है इसको, अस्थाई कार्यपालिका, ठीक है। और अस्थाई कार्यपालिका में अंतर, ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा। राजनीतिक बात करते हैं कार्यपालिका और अस्थाई कार्यपालिका, जिसको प्रशासनिक कार्यपालिका बोलते हैं। तो राजनीतिक कार्यपालिका 5 साल के लिए चुने जाते हैं, 5 साल के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं ये अपने बात करते हैं क्या, ये होता है इलेक्शन पे आता है, मतलब कि ये चुनाव प्रक्रिया द्वारा चुनी जाती है, ठीक है ना। इसमें ऐसा नहीं होता, ये एग्जाम के थ्रू चुनी जाती है, मतलब योग्यता के आधार पर चुनी जाती है। क्या चुनी जाती है, योग्यता के आधार पर चुनी जाती है, योग्यता के आधार पर इसको चुना जाता है, ठीक है। कार्यपालिका के अगर प्रकार की बात करें तो आइए हम इस प्रकार की बात करते हैं, यही मैंने रखा है यहाँ पे, ठीक है। हम इस प्रकार को ही चर्चा करने वाले हैं, इसी को हमने रखा है। तो 2 प्रकार के होते हैं यहाँ पे, 3 प्रकार के। पहला होता है संसदीय, ठीक है। संसदीय वो होती है जैसे आम रूप से अगर देखा जाए तो सरकार का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। विधायिका का भी वो दल का सबसे प्रमुख नेता अगर कौन होता है तो प्रधानमंत्री होता है। और ये जो होता है विधायिका का जवाबदेही देता है। ऐसा माना जा सकता है, हो सकता है, इसमें से कोई भी हो सकता है, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, दोनों क्या हो सकते हैं, देश के प्रमुख हो सकते हैं, मतलब राज्य के प्रमुख हो सकते हैं, ठीक है। हमारे अब बात करते हैं क्या, आध्यात्मिक, मतलब कि बोला जा सकता है कि आध्यात्मिक बात करते हैं क्या होते हैं, कानून क्या है। तो राष्ट्रपति जो होते हैं यहाँ के प्रमुख होते हैं, प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं, प्रधानमंत्री उसके जो मंत्रिपरिषद के जवाबदेही होते हैं, ठीक है। मंत्रिपरिषद में जो विधायिका के प्रति इनके जो मंत्रिपरिषद बनाए जाएंगे वो विधायिका के प्रति जवाबदेही होती है, ये भारत इनको फॉलो भी करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं
आध्यात्मिक बात करते हैं क्या, हमें कार्यपालिका। इसमें देखा जाए तो राष्ट्रपति देश के प्रमुख होते हैं, ठीक है, और राष्ट्रपति ही यहाँ पे सरकार के भी प्रमुख होते हैं। चुनाव आमतौर पे अगर बात किया जाए तो प्रत्यक्ष तौर पे ही होता है, और राष्ट्रपति विधायिका के प्रति जवाबदेही नहीं होते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, अच्छे से, इससे तुम इसको समझ सको। अब आते हैं तो कुछ कुछ ऐसे भी हैं, जैसे आपने इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा कि गठबंधन सरकार क्या होता है। अगर कोई किसी पार्टी को बहुमत प्रदान नहीं मिलती है तो संसदीय कार्यपालिका में इसे प्रभावित होती है, तो हमें देखा जाता है तो यहाँ पर दो या दो से अधिक राष्ट्रीय या क्षेत्रीय या राज्य दल जो है मिलकर सरकार बनाती है, उसी को हम गठबंधन की सरकार बोलते हैं। समझ में आ गया। अब हम अगर देखेंगे तो सबका कार्य क्या होता है। राष्ट्रपति की अगर बात करें तो राष्ट्रपति नाम मात्र का हमारे यहाँ क्या है, प्रधान है। कार्यपालिका विधायिका जनता के प्रतिनिधित्व का ये क्या करता है, नियंत्रण करता है। कौन सा, राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद को सलाह पर बात करते शक्तियों का प्रयोग कौन करता है, राष्ट्रपति। और प्रत्यक्ष ढंग से इसको चुनाव होती है, 5 वर्ष के लिए चुनता है। राज्य स्तर का ये बहुत प्रमुख होता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति की बात करें तो उनके स्थानों पर रहता है, 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। अगर राष्ट्रपति ना हो तो इनके स्थानों पर वो रहता है, नहीं तो वो राज्यसभा के स्पीकर होते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री की बात करें तो मंत्रिपरिषद का ये प्रमुख नेता है, ठीक है। मंत्रिपरिषद इसी के वजह से आया हुआ होते हैं, है ना। मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त किया जाता है यहाँ पर, है ना। राष्ट्रपति द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है, किसको, प्रधानमंत्री को बात नियुक्त कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। अस्थायी कार्यपालिका नौकरशाह, मैंने भी इनके बारे में बात करी थी, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। सरकार के कार्यकाली अंग होते हैं, स्थानीय कर्मचारी के रूप में कार्य किया जाता है इसमें, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए तो विधायिका प्रशासनिक के रूप में जवाबदेही होती है। संसदीय, इसके बारे में देखो, राष्ट्रपति चुनाव का किस प्रकार होता है, तो समानुपात प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा इसकी चुनाव होती है। इसमें इसके चुनाव में भाग लेने वाले लोग कौन होते हैं, तो बोल दिया कि सर लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधान, बात करते हैं क्या, विधानसभा यहाँ पे शामिल होता है। कहां पे, तो सर राष्ट्रपति के चुनाव में। लोकसभा और राज्य विधानसभा के सदस्य को वोट जो होती है जनसंख्या के अनुपात पर की जाती है, जबकि दोनों की वोट की जो मूल्य होती है, वेटेज होती है, वो दोनों का समान ही होता है, मतलब एक ही जैसे होते हैं, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य के वोट सेम ही होता है, मैंने ये बताया। राष्ट्रपति का महाभियोग द्वारा इसको हटाया जा सकता है, महाभियोग के बारे में उतना ना पड़े तो ही ज्यादा अच्छा है। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति अपनी इच्छा के अनुसार देश का प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, इसके बारे में ना पढ़ो। प्रधानमंत्री के कार्य के बारे में मैं भी चर्चा करता हूं। प्रधानमंत्री की प्रमुख कार्य देखिएगा, तो प्रधानमंत्री हमारे वास्तविक जो शक्ति है ना, वो हमारे प्रधानमंत्री के पास ही है। प्रधानमंत्री का कार्य जो होता है, मंत्रिपरिषद के जितने भी मंत्री हैं वो उसको नियुक्त जो है राष्ट्रपति जो होता है, जो प्रधानमंत्री के ही सलाह पर करते हैं, याद रखिएगा। मतलब मॉनिटर कहीं ना कहीं वही कर रहा है, ठीक है। दूसरा, राष्ट्रीय हित में जितनी भी कार्य होती है ना, वो प्रधानमंत्री के अवगत में वो कराते हैं। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के मध्य करी, बात करते हैं करी का काम वो करता है। करी मतलब अगर मीडियन का काम करता है, सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णय में शामिल होकर निर्णय के बारे में, यहाँ पर वो नीतियों के बारे में निर्णय लेता है। लोकसभा में मंत्रिपरिषद का, मंत्रिमंडल का ये क्या होता है, प्रतिनिधित्व करता है। इसके अगर जितने भी मंत्रालय होते हैं उसको राष्ट्रपति द्वारा सूचने की मांग किए जाने वाले जितने होते हैं वो इन्हीं का काम होता है। राष्ट्रीय स्तर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी काम यही करता है। अस्थायी कार्यपालिका की महत्व क्या होती है, इसके बारे में चर्चा न किया जाए तो ही ज्यादा अच्छा। भारत में राष्ट्रपति का शक्ति की बात करता हूं, 74 में हमें बात करते दिया गया है कि कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है। 74 आर्टिकल में ये देखी गई है,
ठीक है, एकक शकनीय और एवं समानुपात प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा संसद के दोनों सदन द्वारा इसको उनका क्या होगा, चुनाव होगा। राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नियुक्ति होती है, राज्यपाल द्वारा ही नियुक्ति, इसको राज्यपाल को भी नियुक्ति किया जाता है। अब आइए इनके एक एक चर्चा के बारे में करता हूं कि सर इनका क्या क्या है। पहला बात देखते हैं कि सर विधानीय बात करते हैं, शक्ति की बात करता हूं, ठीक है। तो पहला, राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात ही प्रत्येक विधायिका कानून के रूप में धारी होती है। मतलब अगर कोई अगर जो बिल आ रहा है या जो विधेयक आया है, जो यहाँ पर जो भी अगर बात करते हैं, देखिए कानून कैसे बनता है, यहाँ पर अगर जो विधेयक रहेगा, ठीक है, यहाँ पर बिल के रूप में आता है, या वो राज्यसभा में अगर जाए, राज्यसभा में जाए, या वो लोकसभा में जाए, क्या है, लोकसभा में, लोकसभा में जाए, ठीक है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे पे अगर जहां जाएगा, उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रपति के पास ही आएगा, क्या आएगा, राष्ट्रपति के पास। किसी के लिए कार्यपालिका अगर हम देखा जाए, अगर विधायिका अगर देखा जाए, तो संसद के दोनों सदन और राष्ट्रपति दोनों ही होते हैं। तो इसमें जब तक ये सिग्नेचर नहीं करेंगे, तब तक ये कानून विधेयक जो है वो कभी कानून नहीं बनेगा। ये एक बड़ी बात होती है। दूसरा, वित्तीय शक्ति जो होता है इनके पास होती है, ठीक है, राष्ट्रपति के ही नाम पर सब चीजें बांटा बोड़ा जाता है, ठीक है। सैन्य बल जो होता है उसका सर्वोच्च कमांडर होते हैं ये, किंतु इसका प्रयोग वो के किंतु उनका प्रयोग विधि के अनुसार ही कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो अपने राष्ट्रपति के नाम पर ही किसी बात कर देश की संधि और समझौता किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति विदेश में किए गए राजदूत की नियुक्ति भी वही करते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की विशेषता, आकार का बारे में वर्णन कीजिए, ये बहुत आता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री लोकतंत्र में सरकार का प्रमुख होता है। अगर राष्ट्रपति की, ये इस राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किए जाते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री जो है निर्णय, बोल सकते हो कि सरकार के जितनी भी निर्णय है ना, उसको संचालित करता है। मंत्रिपरिषद की बैठक को भी ये संचालित करने का कार्य करता है। मंत्रिपरिषद जो होती है वो बहुत तरह की होती है। मंत्रिपरिषद को कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, यहाँ पे राज्य मंत्री होता है ना, प्रारंभिक पद मंत्री होता है। कैबिनेट में जो 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 मंत्री होते हैं वो हर एक विधान जो विभाग होता है उसको कार्य को संभालते हैं और सरकारी नीति को तैयार करने का भी कार्य करते हैं। राज्य मंत्री जो होता है कैबिनेट मंत्री के तहत कार्य करती है, उनका हर एक विभाग की जानकारी देने का काम होता है, मतलब जिम्मेदारी उनकी ही होती है। प्रारंभिक बात करते हैं, मगर मंत्री की अगर बात करें तो ये ऐसी संचालित की जाती है जो मंत्रिपरिषद के आकार राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के सलाह पर निश्चित किए जाते हैं। लोकसभा के 15% के बराबर ही होती है इसकी, ठीक है, ये मंत्री हो सकते हैं। लास्ट विधायिका की बात करता हूं, जो कानूनों को बनाता है, ठीक है। विधायिका की अगर बात करूं तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीन इसमें होते हैं, ठीक है। तो हम इसको पहले समझते हैं कि संसद की आवश्यकता क्यों है। 100% हमारे देखने को मिलता है, ये क्वेश्चन आता रहता है। क्या रहता है, आता रहता है। संसद की आवश्यकताओं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। फील नहीं ठीक कर रहा हूँ, इसी के लिए वेट कर रहा हूँ। देखिए, इस सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं को केंद्र होता है, परंतु अधिकांश लोकतंत्र में कार्यपालिका की जितना भी सापेक्ष विधायिका अपने महत्व क्या होती है, खोती जाती है। विधायिका जनप्रतिनिधियों का, जनता प्रतिनिधि का ये क्या होता है, उत्तराधिकारी होता है, या बोल सकते हैं कि ये ही सुनिश्चित करता है कि हमारे यहाँ क्या होते हैं। इसकी अगर बात करें, संसद के 2 सदन होते हैं, बताइए आपको, विधायिका का बात करते हैं, और लोकसभा राज्यसभा, सॉरी, लोकसभा और राज्यसभा। हम संसद की अगर बात करते हैं, संसद संरचना की अगर बात करें तो 2 तरह की होती है। एक सदनीय बात जो विधानमंडल, दूसरे जो बात सदन विधानमंडल। हमारे पास लोकसभा जो बनाई गई है और राज्यसभा बनाई गई है, ठीक है, जिसमें अगर हम देखा जाए तो इस तरीके से कार्य है। देखिए, हमारे यहाँ लोकसभा, लोकसभा में हमारे पास कितने सदस्य होते हैं, तो 543 होता है। 2 सदस्य होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, मनोनीत सदस्य होते हैं, जो कि किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, ठीक है। इसको हम बात करते हैं निम्न सदन भी बोलते हैं, 5 वर्ष के लिए होता है। इसका चुनाव जो होता है प्रत्यक्ष ढंग से होती है। यह दल या दलों का गठबंधन सरकार नहीं बना पाती, प्रधानमंत्री इसे भंग कर सकता है। मतलब इसका हम कभी भी, ये सरकार, या बोल सकते हो कि लोकसभा कभी भी भंग हो सकता है, ठीक है। अगर राज्यसभा की बात करें तो 250 बात करते हैं, क्या होते हैं इसमें, निर्वाचित
सदस्य होते हैं, 12 जो होते हैं इसमें नॉमिनेटेड होते हैं, मतलब मनोनीत होते हैं। 12 सदस्य यहाँ पे मनोनीत होते हैं। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज क्षेत्र की जो विख्यात व्यक्ति होते हैं इसमें होते हैं। 6 वर्ष के लिए इसको चुनाव क्रिया बात करते हैं, यहाँ पे कार्यकाल उनका होता है, जबकि उनका 5 वर्ष के लिए होता है। आपसे पूछा भी जाएगा कि लोकसभा राज्यसभा के बीच में अंतर क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि संसद के कार्य क्या है। तो संसद के कार्य जरूर पूछे जाते हैं कि संसद का सर कार्य क्या है। पहला चीज अगर हम बात करें तो सर कानून बनता है, यहाँ पर क्या होता है, कानून बनता है। दूसरा, संसद में हमें बात करते हैं बजट पास की जाती है। दूसरा, प्रतिनिधित्व होते हैं यहाँ पे, मतलब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक यहाँ पे विचार और विमर्श होते हैं। हर तरह के लोग यहाँ के प्रतिनिधि होते हैं, किसी भी धर्म, है ना, किसी भी अलग अलग संप्रदाय के लोग होते हैं, है ना, वो सब, उसका बहस का मंच होता है। वाद विवाद सर्वोच्च माना जाता है क्या, लोकतंत्र में। ठीक है, संवैधानिक कार्य होती है यहाँ पे, मतलब संविधान में संशोधन का कार्य भी यहीं से होता है। निर्वाचित संबंधित कार्य होती है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का चुनाव भी क्या होता है, संसद का कार्य में होता है। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का भी कार्य यहाँ पे की जाती है, जिसको हम न्यायिक कार्य बात करते हैं, क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा संसद के कार्य क्या है। ठीक है, देखो संसद की आवश्यकता क्यों है इसके बारे में देखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, थोड़ा और समझ में आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, पहला हमें संसद की आवश्यकता क्यों है, तो सदन में बहस, निष्कासन, विरोध प्रदर्शन, जितने भी सहयोग होते हैं वो सदन है, जिसके वजह से लगता है कि संविधान जो हमारा या सदन जो है वो जीवित बनाए रखती है। वाद विवाद नहीं होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि लोक में खुले मंच है, दिया गया है कि नहीं दिया। लोकहित की जितनी बातें हैं, कानून का निर्माण है, ये सब संशोधित करना है, ये सब क्या होता है, संसद का होता है। दूसरा, लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधि जो होते हैं वो कार्य करते हैं कार्यपालिका पे, यहाँ पे ये पूरी नियंत्रित करने का भी काम संसद का होता है। ठीक है, कार्यपालिका जब तक सदन में बहुमत रहती है तब तक वो सत्ता में बनी रह सकती है। ठीक है, लोकसभा का शक्ति बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा के शक्ति के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो लोकसभा का राज्यसभा का शक्ति यह है कि ये संघ सूची और समवर्ती सूची को कानून बनाता है, धन विधेयक ये बात करते लेकर आता है, कर प्रस्ताव, बजट और वार्षिक जो वित्तीय बात करते वितरण होती है उसको ये परिचित करता है। दूसरा, प्रश्न पूछकर, ठीक है, पहला प्रश्न प्रश्न सत्र होता है। दूसरा बात करते हैं पूरक प्रश्न होता है। ठीक है, प्रस्ताव, अविश्वास, ये सब चीजें ये क्या होती है, लेकर आता है। हमारे संविधान में संशोधन कभी करता है। आपातकाल घोषणा, ये सब क्या काम होता है, किसके अंदर आता है, लोकसभा के अंतर्गत ही आता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव आयोजित करता है। लोक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी ये हटा सकता है। समिति और आयोग का भी गठन करता है ये। ठीक है, ये सब इसका कार्य होते हैं। भारतीय संसद अपने कार्य को विभिन्नता बात करते हैं, व्यापक विभिन्नता और विस्तार को कैसे करता है उसके बारे में देखिए। तो संसद के जितने भी कार्य हैं उन सब में इसमें बता देना है। पहला मैंने भी वही बताया है कि सर यहाँ पर विधायिक कार्य करती है, मतलब कि यहाँ पे विधेयक कैसे तैयार होता है, विधेयक से हम किस तरीके से हम कानून कैसे बनाते हैं उसके बारे में बोला जाता है। दूसरा, हम कार्यपालिका पे नियंत्रण कैसे करते हैं उसके बारे में। वित्तीय कार्य करता है, मैंने ही बताया कि बजट वगैरह ये सब लेकर आता है। कर वसूली कितनी हुई है ना, कितना भी हम कितना हम कर वसूली किए हैं, वार्षिक हमने कितना खर्च करा है। प्रतिनिधि जो होती है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, है ना, आधारित भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग यहाँ पर क्या होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, विचार विमर्श का कार्य जो होता है वो भी संसद का होता है ना, ये मैंने बोला है। लोकसभा राज्यसभा के बीच में देखो भी बताया था, लोकसभा राज्यसभा के बीच में शक्ति जो है वो कौन लेकर आता है। तो लोकसभा राज्यसभा की शक्ति क्या है, पहला देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत आता रहता है। ठीक है, लोकसभा का शक्ति ये है कि वो संविधान में संशोधित कर सकता है, सेम यहाँ पर भी यही है। ठीक है, तो लोक यहाँ पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी हटा सकता है, ये का कार्य होता है। आपातकालीन कोई बात करते स्वीकृति देता है, जबकि यहाँ पर ये संशोधित करता है। संवैधानिक संशोधन में ये प्रस्तावना इससे पारित की जाती है। प्रश्न काल, ये सब जो भी काल यहाँ पे होती है वो इनमें होता है। राष्ट्र उपराष्ट्रपति की बात कर, चुनाव में नहीं बोला, यहाँ से होती है, या हटा सकते हैं, यहाँ पे भी हटा सकते हैं। ठीक है, बस यही चीज में बोलिएगा कि यहाँ पे संघ सूची और समवर्ती सूची पे कानून बना सकता है, ये बस राज्य सूची पे कार्य बना सकता है। ठीक है, ये होता है इसमें।
हाँ, इसमें बात करते हैं द्वि सदन, बात करते हैं विधायिका कहाँ पे होती है, तो द्वि सदन विधायिका वो होता है जिसको विधानमंडल बोलते हैं। हमारे पास 6 राज्यों में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है, और महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये 6 राज्यों में बात करते हैं। अब आते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका वो होता है जो हमें क्या करता है, हमारे संविधान की रक्षा करता है, साथ ही साथ विधायिका और कितने भी प्रकार की जो भी विवादें होती हैं उसको निपटारा करने में कार्य कौन करता है, न्यायालय करता है। न्यायालय स्वतंत्र क्यों होना चाहिए उसके बारे में चर्चा करना चाहिए। तो विधायिका कार्यपालिका, इसमें पहला चीज समझेंगे कि सर न्यायालय होता क्या है। वो सबसे प्रमुख अंग है संविधान के दृष्टिकोण से भी, देश के दृष्टिकोण से भी, है ना, सबसे ज्यादा ताकतफुल यही ताकतवर है, ठीक है। तो न्यायपालिका की भूमिकाएं क्या होनी चाहिए। पहला चीज है न्यायपालिका का भूमिका यह है कि यह संविधान के बारे में व्याख्या कर सकता है, व्यक्तियों की अधिकारों की रक्षा करता है, लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा करता है, ठीक है। दूसरा, व्यक्ति को समूह की तानाशाही को रोकता है, किसी भी तरह का तानाशाह नहीं होना है। उसके बाद कानूनों को विवादों का समाधान करता है। न्यायपालिका स्वतंत्र क्यों होना चाहिए, अगर वो स्वतंत्र नहीं हुआ तो फ्री और फेयर हर चीजें कैसे होगी। हम कैसे बोलते हैं कि संविधान की रक्षा कर सकता है, वो एक डॉक्यूमेंट की रक्षा कौन करेगा, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन से तो करेगा, वो कोई एक ऑर्गन ही तो करेगा। तो वो गवर्नमेंट का एक ऑर्गन है जो कि बहुत फ्री और फेयर तरीके से काम करते हैं, वही है। तो विधायिका कार्यपालिका जो होनी स्वतंत्र क्यों होना चाहिए, तो विधायिका कार्यपालिका को न्यायपालिका के कार्य को बाधित नहीं डालना चाहिए और नहीं डालती भी, है ना। दूसरा, विधायिका कार्यपालिका की न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, ठीक है, नहीं करनी चाहिए। कार्यपालिका को बिना किसी भय और पक्षपात को अपने कार्यों को करना चाहिए, ठीक है, ये इनका होना चाहिए। न्यायपालिका की अगर संरचना की बात करें तो आपको पता होना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय होता है, जिसको हम अस्थायी न्यायालय भी बोलते हैं। उसके सर्वोच्च न्यायालय बात करते हैं, ये सभी अदालतों को माननी होती है इनकी फैसले, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को ये दल बदल कर सकता है, इधर से उधर ये कर सकता है, किसी भी न्यायालय के मुकदमों को अपने पास मंगवा सकता है और वो किसी पे अपने निर्णय को क्या कर सकता है, बाधित कर सकता है। किसी भी न्यायालय को बोल सकता है कि आपको ये मानना चाहिए, क्योंकि रीट के थ्रू में, और रीट आपको पता ही है 5 प्रकार की रीट होती है, मैं आगे चल के इसके बारे में बोलने वाला हूँ कौन कौन तरह का होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, परमादेश होता है, निवाद निषेधाधिकार, बात करते हैं क्या, उपलेक्षण लेख तथा अधिकार परीक्षा, ये तरह के होते हैं रीट, ठीक है। उच्च न्यायालय की बात करें तो निचली अदालत के फैसला को ये क्या कर सकता है, अपील में सुनाई कर सकता है। मौलिक अधिकार को लेकर वो रीट जारी कर सकता है। जिला न्यायालय की अगर बात करें तो गंभीर किस्म की आपराधिक चीजों को सुनवाई करता है, कौन सर, जिला न्यायालय। 2 तरह की कानूनें हमेशा होती है, फौजदारी और दीवानी कानून की किस्मों को, मुकदमा को विचार करता है, ठीक है, जो अस्थायी होते हैं। पीआईएल आपको पता होगा, पीआईएल पे क्वेश्चन आता है, जनहित याचिका है जिसमें किसी प्रकार की जो भी सामाजिक जो कार्य होगा, स्वास्थ्य वगैरह जो भी चीज का होगा, उसके लिए पीआईएल आप जमा कर सकते हैं। पीआईएल पे मैं क्वेश्चन, अभी एक क्वेश्चन मैंने दिया है उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। पीआईएल पे मैंने एक क्वेश्चन इसमें देखा है। पहले देखो अनुच्छेद 32 को, है ना, 32 को क्यों भारतीय संविधान को यहाँ पर क्या है, पहले इसके बारे में, इसको तो बोला जाता है, देख पहले सुन लीजिए इसको, कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन विरोध करने के लिए, मैंने बोला ही है कि सुरक्षा का कवच के रूप में होता है। पीड़ित नागरिक के मौलिक अधिकारों को अगर कोई के लिए एक कानूनी तंत्र का प्रदान करती है जिसमें मौलिक अधिकार का वास्तविकता बनता है, ठीक है। मौलिक अधिकार जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है, निम्नलिखित 4 प्रावधान दिए गए। मौलिक अधिकार को अगर जो संप्रति के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने के लिए बताया जाता है कि आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, रीट इसको जारी कर सकता है अपने पे। सर्वोच्च न्यायालय, संसद संसद लोक संसद सर्वोच्च न्यायालय को शक्तियों को प्रतिरूप रूप में प्रभावित करता है, किसी अन्य न्यायालय के सही प्रकार के निर्देशों को रीट जारी कर अधिकारों दे सकता है। उच्च न्यायालय में जाने के लिए ये हम लोग क्या है, निलंबित नहीं कर सकता है, यह एक अपवाद है, ठीक है। हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ऐसा ये कहना चाहता है। हमें स्वतंत्र क्यों है, न्यायपालिका में स्वतंत्र क्यों होना चाहिए, तो
तो मैंने बता ही चुका हूं कि दखल अंदाजी वो किसी विधायिका कार्यपालिका के दखल अंदाजी इसमें नहीं करेगा। दूसरा चीज है फाइनेंशियल डिपेंडेंट नहीं है। जैसे अगर मान लो कहोगे कि सर लोकसभा राज्यसभा के ऊपर क्यों है, तो क्योंकि लोकसभा जो होती है, ये कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब कर रहे हैं साहब, पढ़ा लेने दीजिए, बाद में कर लीजिएगा, रात भर आपके पास ही रहेंगे, पूरा नाइट आप करते रहिएगा, अभी छोड़ दीजिए, ठीक है, नहीं सुनिएगा आप। हाँ पहले आते हैं, सॉरी ये होता रहता है, ये मजे के लिए होनी चाहिए, ठीक है। कार्यपालिका स्वतंत्र क्यों होना चाहिए, तो आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि कार्यपालिका के फैसले जो निर्देश हैं कार्य मतलब न्यायपालिका के फैसले और जो निर्देश है वो कार्यपालिका विधायिका का दखल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। महाभियोग के थ्रू में दखल करने लगते हैं, दबाव देने डालते हैं, वो नहीं डालना चाहिए। संसद मैंने बताया भी आपको कि हाँ वो महाभियोग के द्वारा उसको क्या कर सकता है, उसको प्रभावित कर सकता है, तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो संविधान के अंतर्गत ही कार्य करेंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि गलत फैसला देंगे, है ना। हो सकता है कभी कभी बड़े बड़े से गलती हो जाती है, तो उस पर कर सब चीज का प्रावधान है। संसद और कार्यपालिका के अधिकार जो क्षेत्राधिकार को कम करने के लिए शक्ति का प्राप्त न होना, कर्मचारियों का नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र आदि न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाए रखना सहायता प्रदान करता है, ठीक है, कि वो किसी भी तरह का कर सकता है। दूसरा, जनहित याचिका क्या है, इसी पे मैं बात कर रहा था। जनहित याचिका अमेरिका के न्याय शास्त्र से लिया गया है, जहां से मतलब उसके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसके अल्पसंख्यक और जितने भी पर्यावरण वगैरह सब चीज का जो समस्याएं हैं उस पर हम क्या कर सकते हैं, याचिका डाल सकते हैं। इसका मतलब होता है प्रदूषण, आतंकवाद, सुरक्षा, है ना, सड़क बात करते हैं, सुरक्षा, जो भी तरह के निर्माणित जो खतरे हैं, संबंधित जो खतरे हैं, उस पर जनहित याचिका के लिए हम क्या कर सकते हैं, अदालत में मुकदमा दायर करवा सकते हैं। जनहित याचिका किसी भी कानून या नियम को प्रभावित या बोल सकते हैं परिचित नहीं करवाता है। जनहित याचिका के माध्यम से जो न्यायालय हैं वो जनता के बारे में जानते हैं, या बोल सकते हो शक्ति है उनके पास कि वो उस मुकदमे को देखें। हमारे पास ये शक्ति है पीआईएल के थ्रू। 1976 में मुंबई में ये चीजें देखी गई थी, ठीक है। भारत संविधान में देखिए कहाँ कहाँ से हम पीआईएल कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के थ्रू में जा सकते हैं। भारतीय राज्य संविधान 226 से के अंतर्गत न्यायपालिका उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। 133 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट के पास हम जा सकते हैं, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया कैसे जा सकता है, तो भाग 5 में, है ना, आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक उच्च न्यायालय का गठन, स्वतंत्र न्यायाधिकार, शक्तियों की प्रक्रिया के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। कैसे हटाया जा सकता है, तो महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। 3/3 बहुमत चाहिए होता है, ये हम आपको बता दें। इसकी शक्ति क्या क्या है, तो मैंने शक्ति हमको बता चुके हैं कि न्यायालय की शक्ति कहाँ कहाँ पे होती है ना। एक ही चीज पे बार बार चर्चा नहीं किया जा सकता है। स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों होना चाहिए, कोई संविधान की व्याख्या करता है, संसदीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वो आदेश दे सकता है, नागरिक का मौलिक अधिकार को ये गारंटी लेता है, ये इसका सबसे बड़ा है। मौलिक अधिकार को किस तरीके से बचा सकता है, तो देख लो इसके पास 5 रीट होती हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, अवैध रूप से कोई बंदी बनाया जाए कार्यपालिका के द्वारा, तो उस व्यक्ति को अगर न्यायालय में प्रार्थना करता है तो उसको, या अगर उसे उचित लगता है तो उसको रिहाई दे देगा, ठीक है, ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण में। परमादेश में ये होता है कि कोई सार्वजनिक अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन अगर नहीं करता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि अपना कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, तो उसके लिए है ये परमादेश। निषेध क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय अपना बात करते हैं, जो जो जिला न्यायालय है या कोई भी न्यायालय जो निचली अदालत है उसके विरुद्ध ये जा सकती है। अधिकार परीक्षा वो होती है जो कोई व्यक्ति अवैध रूप से पद को ग्रहण कर लिया है, तो व्यक्तियों से पूछता है तो उसको उस पद से हटाया जा सकता है, ऐसा इसका अधिकार परीक्षा में होता है। इसमें बात करते हैं उस परीक्षण में क्या होती है, इसमें किसी भी विवाद को निम्न अदालत से उच्च अदालत में भेजा जा सकता है। इसमें बोला जा रहा है कि कोई भी आदमी उच्च अदालत अपने में ले लेगा उसको, है ना। ये पांचों के पांचों रीट है, ये रीट आप याद कर लीजिएगा, परमादेश से लेकर जो भी है। संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था को आप सीधे समझिए, संघवाद, सॉरी, संघवाद क्या होता है, संघवाद व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन होते हैं। अमेरिका से यह स्टार्ट हुआ था, शुरू हुई थी, ठीक है, जिसमें हमें बोला जाता है कि किसी तरह का, पहला चीज समझेंगे कि सर संघवाद का विशेषता क्या होता है। संघवाद का व्यवस्था ये होता है कि 2 से ज्यादा व्यवस्था होती है, 2 से ज्यादा क्या होते हैं हमारे स्तर होता है,
बात करते हैं दोहरी नागरिकता होती है, इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका होता है, यहाँ पे लिखित संविधान होता है, लीगल राइट्स होती है हमारे पास। यही संघवाद का विशेषता है हमारा। भारत में संघवाद का विशेषता क्या है, ये बड़ी क्वेश्चन आता रहता है। पहला, शक्तियों का विभाजन होता है, केंद्र सरकार राज्य सरकार, ये एक शक्तियों का विभाजन है। ठीक है, विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका। शक्तियों का विभाजन में बात करते हैं लोकसभा राज्यसभा के बीच में अलग अलग तरह का है, जैसे संघ सूची समवर्ती सूची में लोकसभा को मिलता है। राज्यसभा में अगर बात किया जाए तो राज्य सूची को बस मिलता है उसके पास। ठीक है, उसका क्षेत्र है। ठीक है, ये इसमें भी बताए गए होंगे। ठीक है, तो पहला चीज हम समझेंगे कि हमारे पास भारतीय में चीजों में देखा शक्तियों का विभाजन, जो हमारे संविधान है वो सर्वोच्च है। लिखित संविधान जो है संविधान है हमारे पास, जिसको हम लीगल राइट्स एक तरीके से देख सकते हैं, और स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे पास है। संघ सूची राज्य सूची मैंने आपको बता ही दिया है। संघ सूची राज्य सूची देखिए यहाँ पे हमारे पास सत्ता का विभाजन कैसे हुआ, केंद्र सरकार है हमारे पास, इसमें के पास आर्थिक और वित्तीय शक्ति इनके पास होता है। ठीक है, जैसे कर और मुद्रा जैसे बात चीजों को ये लेते हैं। राज्य सरकार की अगर बात करें तो राज्य सूची को लेकर आता है, जैसे पुलिस व्यापार ये सब इनके करने की होती है। अब भारतीय संविधान की अगर बात किया जाए तो विभाजन देखिए, भारतीय संविधान में संघ सूची की बात करें तो वो डिफेंस को देखता है, प्रतिरक्षा, विदेशी मामला, विदेशी व्यापार, रेलवे, ऊर्जा, है ना, बैंकिंग, डाक, तार, ये सब जो चीजों का काम होता है, युद्ध, शांति वगैरह, ये सब चीजें संघ सूची में आता है। राज्य सूची की बात करें, कृषि, भूमि, जल, खाना, बात करते हैं क्या, स्थानीय शासन, पुलिस और स्वास्थ्य और शराब के इनके आधार पर। समवर्ती सूची दोनों तरीके से लोकसभा बात कर लोकसभा राज्यसभा दोनों ही इसे बना सकता है। तो मजदूरी, वन, शिक्षा, ये सब चीजों का गोद लेना, है ना, उत्तराधिकारी, ठीक है, किसी से जमीनी वगैरह चीजों पर विवाद जो होती है वो समवर्ती सूची में आता है। ठीक है, इसमें अभी और नहीं देखना चाहिए हमें। हाँ, अब देख लीजिए, एक क्वेश्चन है पहला, भारतीय भारत में राज्यों की सूची बनाइए, पता कीजिए कि प्रत्येक राज्यों का गठन कैसे हुआ है। पहले बता देता हूँ, राज्य पुनर्गठन आयोग बात करते हैं लाया गया था 1953 में, 1956 में सबसे पहले स्टार्ट हुई है, बनकर तैयार हो गया था। उस समय बोला गया था 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश है। 60 की अगर बात करें तो 60 में गुजरात से जो हमारा 15वां राज्य बना हुआ था। 63 में नागालैंड जो 16वां राज्य। 66 में हरियाणा जो पंजाब से अलग होता हुआ है। 74 में सिक्किम होता है। ठीक है, 73 में कर्नाटक, और बात करते हैं क्या उत्तरीय राज्य जो है 87 में मिजोरम, आंध्र प्रदेश, गोवा अलग होता है। 2000 में झारखंड जो बिहार से अलग होता है। 2024 में तेलंगाना आया हुआ है। ठीक है, अलगाव और बात करते हैं क्या स्वाधीनता क्या होती है, इसके बारे में बात करता हूँ। स्वाधीनता ये होती है उद्देश्य है जिसे किसी क्षेत्र में बोला जाता है कि किसी को अधिक अधिकार दिया जाए, जैसे जम्मू कश्मीर है 370 उसको दिया गया है। ठीक है, उसको विशेष अधिकार दिया जाएगा, जबकि अलगाव कहता है कि हमको आप देश से अलग दे दो। जैसे पंजाब में बात करते हैं क्या अलगाववाद आंदोलन चल रहा है। नागालैंड मणिपुर में समय समय पे बात करते क्या दिया था अलगावाव बोलता है, कहता है कि हमें अलग बात करते देश की वो मांग करते हैं, पर ऐसा हम दे उनको सकते नहीं है, क्योंकि हमारा देश जो है आर्टिकल 1 में के राज्यों की सूची की बात कर रहा है। ठीक है, भारत में देखो, भारत में राज्यों का सूची है, बात करते हैं हम लोग, राज्यों का एक संघ है। ठीक है, आर्टिकल 1 में दिया गया है। ठीक है, तो हमारा पहले समझ आइए कि हम लोग किस तरीके से एकात्मक व्यवस्था का लक्षण है। पहले शक्तियों का बात करते हैं, विभाजन है हमारे पास, आप देख लीजिए हमारे पास संघ राज्य, हम शक्तियों का विभाजन करते हैं। संघ सूची राज्य सूची हमने देखा है। एक एक चीज दिखा देता हूँ, इधर आ जाइए आप। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका है हमारे पास, हम किसी भी न्यायपालिका कहीं पे भी किसी से दबा हुआ नहीं है। हमारे पास जो संविधान है वो सबसे सर्वोच्च है। संविधान के अंतर्गत ही हमारा देश चल रहा है। दोहरी शासन व्यवस्था है हमारे पास, है ना। संघवाद की व्यवस्था आपने पढ़ाई है, इसको बताने की जरूरत हमें नहीं है। संघ व्यवस्था, राज्य व्यवस्था के बारे में। अब आते हैं स्थानीय शासन। स्थानीय शासन जो है वो आप देखिएगा तो यहाँ पर लाया गया है लॉर्ड रिपल द्वारा, नाम याद रखिएगा, लॉर्ड रिपल्स 1882 में लेकर आए हुए थे। 1882 में लेकर आए हुए थे हमारे पास। ठीक है, बोल दिया कि सर ये सिर्फ समस्या का उपचार करने के लिए हमें स्थानीय व्यवस्था लाई गई, ये हमारा लाभ। गांव से लेकर जिला तक की व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, स्थानीय व्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, ये जवाबदेही होती है। दूसरा बात कर रहे थे भारत में विकसित होने लगे, हमारे यहाँ बात करते हैं लॉर्ड रिपल्स के द्वारा ये परिचित किया गया था। ठीक है,
1992 में ये चीजों को देखा जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें 73 और 74वां संशोधन में, जिसमें 72 संशोधन जो है स्थानीय शासन की व्यवस्था की बात करता है, जिसमें तीन तरह की इसमें बात करते हैं, तीन है, मतलब त्रिस्तरीय व्यवस्था है। त्रिस्तरीय व्यवस्था ये है कि हमारे पास पहले ग्राम पंचायत होगा, मतलब कि गांवों का, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राम पंचायत, ठीक है। लो हो रहा हूँ क्योंकि दिन भर क्लास था इसके चक्कर में, ठीक है। ये और यहाँ पे क्या है, ग्राम पंचायत है जो कि गाँवों को बात करते हैं, मतलब ग्रुप्स ऑफ क्या हो रहेंगे, विलेज होगी, क्या होगी, विलेज होगी। ग्रुप ऑफ विलेज को हम क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत बोलते हैं। बहुत सारे ग्राम पंचायत मिलाकर ब्लॉक बनता है, बहुत सारे ग्रुप बात करते मिलाकर जिला परिषद का, जिला पंचायत का गठन होता है, ठीक है। इसका चुनाव जो होता है प्रत्यक्ष ढंग से होता है, 5 साल के लिए बनाई जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। इनके आरक्षण की बात करें तो महिलाओं को 3 पर बात करते हैं, 1/3 सीट इनको क्या मिलता है, महिलाओं को मिलता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को भी आरक्षण के यहाँ पे प्रावधान दिए गए हैं। लोकसभा राज्य वित्त आयोग द्वारा इसके यहाँ पूरी रेवेन्यू जनरेट होती है, ठीक है। और यहाँ पर 29 विषय दिया गया है, 243 बात करते हैं के अंतर्गत आर्टिकल्स, यहाँ पर 29 विषय इसमें दिए गए हैं। 29 विषयों के बारे में हम चर्चा भी करेंगे। और कहाँ पे दिया गया है, तो 11वां अनुसूची में, 11वां अनुसूची में दी गई हुई थी इसमें बातें, याद रखिएगा, ठीक है। 74वां संशोधन तुमको अब आपको पता ही है कि नगर पालिका के बारे में बताया जाता है, ठीक है। नगर आज भी हमारे यहाँ 31% जो लोग हैं वो क्या रहते हैं, शहर में रहते हैं। चुनौतियां ये हैं हमारे पास कि वित्तीय अवरोध है, जिसके वजह से यहाँ पर क्या होती है, हमारे केंद्र सरकार पे निर्मित है, इसके वजह से स्थानीय शासन इतना अच्छे से काम नहीं कर पाता है, ठीक है। नहीं नहीं, एक सेकेंड सर, कोई आ गए हुए थे, सॉरी, क्योंकि 12:30 हो चुका है, ठीक है। इसके वजह से जो बाहर के लोग हैं वो, पर देखिए कि अभी तक क्लासेस है वो खुली हुई है, क्यों खुली हुई है उन पे चर्चा हो गई थी। चलिए आइए हम बात करते हैं, छोड़िए, हम देखते हैं स्थानीय शासन की समस्याएं क्या है। क्यों सर स्थानीय शासन अच्छा नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे लोग के बीच में बात करते हैं, क्या होती है, पावर्स होती है, 2 मिनट के अंदर क्यों नहीं सही कर देता है, नहीं वो कर सकता है, क्यों, किसके पास पैसे कहाँ से आएंगे। वहां पर जो होता है, राज बात करते हैं, जो वित्त आयोग है वो लोकसभा से बात करते हैं, क्या होती है, हमें पैसे आते हैं। तो वृत्तीय जो होती हैं बटी होती है, देखिए केंद्र और राज्य सरकार के वृत्तीय निर्भर होती है, पैसा में वहीं पे जितना खर्च करते हैं उससे बहुत कम अर्जित कर पाते हैं वो, जिनके उनका बात करते हैं क्या, शक्ति सीमित होती है उनकी, ठीक है, क्योंकि उनके पास उतना ज्यादा पैसे होते ही नहीं है, धर्म की कमी होती है उनके पास, उसका वित्तीय सहयोग जो होते हैं सरकार पर निर्भर होते हैं, आय अधिक बात करते होती है, तो जनता पर ये ज्यादातर बात करते होती है। 73 और 74वां संशोधन के बारे में इसमें बताया गया है। तो 73 और 74वां संशोधन जो है वो त्रिस्तरीय ढांचा है, ठीक है, जिसमें बात ग्रामीण और बात करते हैं शहरी स्थानीय शासन के बारे में बताई गई है, ठीक है। चुनाव संपन्नता की अगर बात करते हैं, राज्य निर्वाचित आयोग द्वारा इसका चुनाव करवाया जाता है। पंचायत में 5 वर्ष से बाद चुनाव होती है, इससे पहले भंग किया जाने की अवस्था होती है, 6 महीने के अंदर में दोबारा चुनाव जरूर करवाना पड़ता है उसको, राज्य आयोग को। 73 और 74 के माध्यम से यहाँ पे चुनाव होती है। 73वां संशोधन जो है वो क्या है, पंचायत है, ये जरूरी क्वेश्चन आएगा हमारे पास। 73वां संशोधन, ठीक है। तो ग्राम पंचायत है, गांव स्तर की है, मंडल हो गया, मध्य स्तर और जिला स्तर के बारे में बात किया जाता है। छोटे छोटे राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में लगभग ये संरचनाएं लागू है, ठीक है। आरक्षण वगैरह सबका यहीं पे कार्य है, देखते रहिएगा। हम यही बता रहे थे, 11वां अनुसूची हमें यहाँ पर दी गई है और इसमें इतने सारे क्या किए गए, 29 बात करते विषयों के बारे में बताया गया। अगर छोटी सी बात करूं तो कृषि के बारे में, लघु उद्योग के बारे में, खाद वगैरह, जल, पियो जल के बारे में बात करते हैं। स्थानीय जो जितना भी बात करते बिजली जाता है उनके शिक्षा, प्राथमिक और मध्य शिक्षा की अगर इसमें बात किया जाए, औपचारिक शिक्षा इसमें होती है, जो सांस्कृतिक गतिविधियां यहाँ पे बताई जाती है, स्वास्थ्य और सफाई के बारे में, अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे होता है, परिवार योजना के बारे में बताई जाती है, सामाजिक कल्याण के बारे में, कमजोर वर्ग को कल्याण की योजनाएं रहती है यहाँ पे, सार्वजनिक बात करते हैं, वितरण प्रणाली की बात रहती है, लघु सिंचाई, जल व्यवस्था, जल चीजों के बारे में होती है ना। ग्रामीण बात करते हैं, यहाँ पर क्या होता है, आवास के बारे में, जैसे प्रधानमंत्री आवास के बारे में आपने सुना होगा बहुत ज्यादा, है ना। यहाँ पे पुलाई और बात करते हैं क्या है, जो पुलिया वगैरह बनती है, सड़क वगैरह बनती है, यहाँ पे ग्राम हमारे पास जो गरीब के लिए अनुमूलित क्रियाक्रम लाई जाती है यहाँ पे,
और दूसरा पुस्तकालय की मतलब कि लाइब्रेरीज वगैरह की व्यवस्था रहती है। बाजार मेला इसके इनके अलावा महिला और बाल के लिए मतलब अलग अलग प्रोग्राम लाया जाता है। ये सब इनके कार्य हैं। चुनाव आयोग के बारे में बताया दूसरी से। ठीक है, अब बात करते हैं क्या संविधान एक जीवित दस्तावेज क्यों है, आज तक क्यों है। पहला, न्यायपालिका की भूमिका। न्यायपालिका अगर नहीं रहेगा ना तो संविधान एक जीवित दस्तावेज के रूप में नहीं दिखेगा। नहीं तो कितना बार चेंज हो जाता है ना। तो कितने बार चेंज नहीं हुआ है वो इसमें सबसे बड़ा जो भूमिका है वो इसी का है। ठीक है, तो पहला चीज देखेंगे कि पहला चीज है, छोटा छोटा चीजें को बता रहा हूँ, 2 से 3 क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे, वही क्वेश्चन में से एक रहेगा। संविधान जो है वह कठोर और लचीला है, इस पे आपका क्या बात है, क्या अभिप्राय है। तो संविधान जो है वो कुछ प्रावधान के लिए लचीला भी बनाया गया है, जबकि आवश्यकता पड़ने पर संविधान कानून बड़ी बाती बहुत साधारण तरीके से इसको संशोधन किया जा सके। ठीक है, यह 368 के तहत है। ठीक है, जबकि बहुत सारे कुछ में संविधान में जो मूल संविधान के संशोधन की अगर बात किया जाए तो 3/3 बहुमत विशेष बहुमत की प्रावधान है दिए गए, जो यहाँ पे कठोर की बात की जाती है। ठीक है, संविधान एक जीवित दस्तावेज बनने का तत्व क्या है। पहला चीज है अनुभव से सीखा है हमने। 4 दिन के अंदर में हमने स्वतंत्रता नहीं पाई है, सदियों का मेहनत है हमारे पास, परिस्थिति के अनुरूप कार्य कर किया हमने। आवश्यकताएं रूप से परिवर्तनशीलता है यहाँ पे, लचीला इसलिए कि हम परिवर्तित कर ले। ठीक है, अगर व्याख्याएं की बात करें तो खुलापन बहुत ज्यादा है, इसी के लिए विश्व का सबसे बड़ा संविधान है हमारे पास। ठीक है, मौलिक अधिकार की सुरक्षा की बातें इसमें करी जाती है। ठीक है, कि लोग भी यहाँ से इससे इंटरकनेक्ट कर सके। ठीक है, संविधान में संशोधित करने के लिए विशेष प्रावधान दोनों सदन के बारे में पता है, दोनों सदन के विधेयक बात करते हैं लाए जाएंगे, बहुमत अगर हुआ तो इसमें पास हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो बात करते हैं इसमें पास नहीं होगा, और सर्वोच्च न्यायालय इसको देखेगा भी। ठीक है, कि ये बात सही है कि नहीं है। दूसरा, भारतीय संविधान में अब हम दर्शन की बात करता हूं, लास्ट चैप्टर में हूं। संविधान जो का राजनीतिक दर्शन क्या है, मतलब आपने देखा कि संविधान जो है वो किसी न किसी चेतनाएं से बनी होगी ना। तो पहला, व्यक्तिगत स्वतंत्रता यहाँ पे दी गई है। सामाजिक न्याय है, मतलब सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय यहाँ पर दी गई है। विभिन्नताएं में अल्पसंख्यक को कहीं ना कहीं विशेष सम्मान दिया गया है। दूसरा, धर्मनिरपेक्ष राज्य है हम, और हम सभी को वोट की राइट दी गई है, और संघवाद को हम समर्थन देते हैं, और राष्ट्रीय पहचान हमारा संविधान है। इसी के लिए हम संविधान को एक हमारा राजनीतिक दर्शन के रूप में हम देखते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला देखते हैं कि संविधान जो है राजनीतिक दर्शन कैसे है। इसको ना देखकर हम डायरेक्ट सीधी बात करते हैं। भारतीय संविधान का किन अधिकारों का प्रदान करने के लिए प्रतिबंध किए गए हैं। तो पहला चीज देखेंगे कि हम संप्रभुता की बात करते हैं। संप्रभुता मतलब भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है के रूप में स्थापित किया गया है, जिसमें बाहरी शक्ति का अधीन न है, रिपब्लिक है ये। ठीक है, समाजवाद की बात करता है, समानता न्याय को सुनिश्चित करता है, जहां पे आर्थिक संसाधन को समान वितरण है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस एंड गुड्स। ठीक है, वंचित वर्गों को यहाँ पर विशेष अधिकार दिए गए हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सभी राज्यों का समान दिया गया है। ठीक है, सभी धर्मों को सम्मान दी गई है, और सभी धर्मों को किसी को विशेष दर्जा नहीं दिया गया है। ठीक है, दूसरा, लोकतंत्र की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर लोकतंत्र में जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता की ही सरकार स्थापित की गई, यही लोकतंत्र है। न्याय में बात किया है तो सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किया गया है। स्वतंत्रता में हम विचार, किसी भी तरह कोई विचार हो सकता है, अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन करने में, एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है, विश्वास हमारा हो सकता है, किसी पे बिलीव कर सकते हैं, फेथ है हमारा। धर्म की बात करें, उपासना की बात करें तो स्वतंत्र है हम। समानता, स्वतंत्रता और बंधुता की बात करते हैं। समानता, हमें सभी नागरिक को कानून के समक्ष समानता है, और अवसर की समानता है, इक्वल बात करते हैं, अपॉर्चुनिटीज है ना, इक्वल बिफोर अ लॉ। ठीक है, बंधुता की बात करते हैं, नागरिक में एकता और अखंडता हमें दी जाती है, व्यक्तियों का गरिमा है हमारे यहाँ। यही है, यही फिलॉसफी है जिसके वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज एक लिविंग डॉक्यूमेंट्स के रूप में दिखता है, मतलब एक जीवित दस्तावेज के रूप में हमें दिखता है। ठीक है, इसी के साथ साथ चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए। हमें सभी 10 चैप्टर जो भी मुझे लगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसको करवाया। ठीक है, आगे हम सैंपल पेपर कल जो है हिंदी और इंग्लिश मीडियम का सैंपल पेपर, और ये वो हमारा लास्ट प्रयास होगा तुम लोगों के लिए, है ना, कि हम सैंपल पेपर दो पेपर हम 2 पेपर सैंपल पेपर हम करवा देंगे। ठीक है, और
कोशिश होगा कि उसमें से काफी चीजें रिलेटेड है। आप कहोगे सर हमारे पास सेकेंड बुक का दोनों का नहीं आया, हम कहेंगे सेकेंड बुक जो है वो आपके सैंपल पेपर से दिखता हुआ दिख मिलेगा, ठीक है। काफी जो क्वेश्चन होंगे वो सैंपल पेपर से, सैंपल पेपर में आपके उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। मैं एक जो होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से भी करवा दूंगा, है ना, और कुछ अपने भी क्वेश्चन डाल दूंगा, इसके थ्रू में हमारे बनेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, अच्छा लगा, अच्छी बात है, थैंक यू।